So can you walk me through the phase जब प्रेसिडेंट सर का फोन आया, what were you doing and then कैसे सेलिब्रेट किया आने के बाद? And suddenly a call comes and my chacha was present over there. तो उन्होंने call record कर लिया and it went viral too. Actually उदय chartered accountant बनना था but he couldn't do it. President call पे उन्होंने ही आगे से बोला कि पापा से बात कराओ, तो वो एक अलग ही फीलिंग हो गया कि they are getting the recognition जो उन्हें नहीं मिला, but मेरे कारण वो मिल पाया and he was very proud. Can you tell me the individual scores that you have had in all the subjects? मेरे को एफआर में 85 आए हैं, एएफएम में 98, ऑडिट में 78। और एएफएम क्या इजी पेपर था क्या ये टाइम? हाँ, ये बार बहुत इजी पेपर था एक्चुअली। ईटी में आई स्कोर्ड 80 आई बिलीव, आईडीटी में 72 एंड आईबीएस में 79। बकुल, आपने एएफएम में 100 स्कोर किया क्या? क्या करते हैं अपन, एक एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं एंड देन क्विकली तुम तीनों वन बाय वन तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताओ कि कौन से टाइप के रेफरेंस बुक्स यूज किए थे, आईसीआई मॉड्यूल्स वगैरह यूज किए थे या नहीं, आरटीपीज एमटीपीज किए थे तो कितने किए थे, कब किए थे। So during the तीनों ने जो स्टडी लीव का पीरियड था, तो ऑन एन एवरेज कितने घंटे तुम लोग पढ़ाई करते थे एवरी डे? I used to keep it simple. सुबह 7 बजे स्टार्ट करता था और रात के 11-12 बजे तक करता था। इफेक्टिवली 12 आवर्स हो जाते थे। तो वो रोमांटिक गाने सुनते सुनते आपको आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह की याद नहीं आती थी पढ़ाई करते टाइम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुझे सॉफ्ट सॉन्ग्स ही पसंद है। तो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग मुकुंद बाय द वे? दिल तू जान तू। थोड़ा गा के बताओगे सबको? नहीं नहीं, तेनू की दस्सा तेरे लिए क्या। कभी तुम लोगों ने ऑफिस बंक किया हुआ है इन ऑर्डर टू अटेंड क्लासेस, या आर्टिकलशिप में व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट यू हैव हैड? So I hope my manager is not hearing this, but मेरा तो डेली का ये होता था कि कुछ देर काम किया तो एक राउंड मार के आया हूँ ऑफिस पे, बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको देख के आ रहा। तो आपके केआरएम में लिखा था क्या, टॉक टू अदर आर्टिकल्स एंड इंश्योर दे आर आल्सो डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली? तो तुम्हारे तीनों के सीए जर्नी में गर्लफ्रेंड्स के साथ कितनी बार लड़ाई हुई थी और कैसे तुम लोगों ने टैकल किया था? Obviously can't be spoken on camera. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। So firstly, heartiest congratulations for getting All India rank 1, 2 and 3 respectively. तो मेरे को तो सबसे पहले ये बताओ, तुम तीनों वन बाय वन, मुकुंद वी कैन स्टार्ट विथ यू फॉलोड बाय तेजस एंड बकुल, की कैसे रिएक्शन क्या था जब प्रेसिडेंट सर का फोन आया एंड क्या हुआ था, लाइक घर पे कैसा फीलिंग था? So मेरे घर पे तो छुट्टी थी, तो माय डैड वाज अराउंड मी, मॉम डैड, एंड मुझे पता था टॉप 3 रैंकर्स को आईसीआई प्रेसिडेंट फ़ोन करते हैं, सो आई केप्ट माय फ़ोन चार्ज्ड। तो उनका जैसे ही कॉल आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर इन टॉप 10 एंड माय मैनिफेस्टेशन वाज कि मैं टॉप 2 में इफ आई लैंड तो अच्छा रहेगा। सो जैसे ही उन्होंने बोला कि इट्स ऑल इंडिया रैंक 1, आई वाज प्रीटी शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि क्या हो गया मेरे साथ। सो बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट, एंड अभी जब आई सी माय एंटायर फैमिली इतना ज़्यादा खुश, हैप्पी, तो बहुत अच्छा फीलिंग है। एंड माय 3rd नवंबर जो रिजल्ट डेट था, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड सच अ हैप्पी डे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कैन यू वॉक मी थ्रू द फेज जब प्रेसिडेंट सर का फोन आया, व्हाट वर यू डूइंग एंड देन कैसे सेलिब्रेट किया आने के बाद? सो आई थिंक रिजल्ट्स का टाइम अनाउंस हो गया था 11 AM। सो मैं तब आई थिंक रिफ्रेश कर रहा था साइट बार-बार कि अब आ जाए, अब आ जाए। बट देन आई डिसाइडेड 5 मिनट में बिल्कुल नहीं देखूँगा फ़ोन। एंड सडनली अ कॉल कम्स एंड माय चाचा वाज़ प्रेज़ेंट ओवर देयर। तो उन्होंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया एंड इट वेंट वायरल टू। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड उन्होंने पहले ऐसे बिल्डअप दिया कॉल पे कि आज आपका रिजल्ट्स है। मैंने बोला यस सर। सो देन इट स्टार्ट्स कि आपने ऑल इंडिया रैंक टॉप किया एंड इट वाज आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग। हम सब ऐसे झूम रहे हैं, वी वर आस्किंग हिम प्लीज रिकन्फर्म कि आप सच बोल रहे हो ना। एंड जो रिजल्ट के पहले एक नर्वसनेस थी कि रिजल्ट सही आना चाहिए, रिजल्ट के बाद जो 10 टू 15 मिनट्स का टाइम होता है, देयर वाज अ नर्वस एक्साइटमेंट कि इट शुड टर्न आउट टू बी ट्रू। हम इतने खुश थे दैट वी वर टॉकिंग टू अदर्स इन आवर फैमिली कि ऐसा रिजल्ट आया है, बट वी वर एट द सेम टाइम आल्सो थिंकिंग कि ये सच होगा ना। सो वो एक नर्वस एक्साइटमेंट उसमें कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल इट वाज क्वाइट गुड, मतलब बहुत मजा आया। एंड आपका क्या बैकग्राउंड था, लाइक आई
saw read somewhere that आपके पापा stationery shop own करते हैं. Like what was the background of that? Yeah, so मेरा होम टाउन जैसे धामनोद में है, so it's a small town in मध्य प्रदेश. So my father runs a stationery shop here in MP. So वो बैकग्राउंड है. मम्मा इज हाउसवाइफ. Got it. बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग हुई होगी उनको जब ऑल इंडिया रैंक 1 देखा होगा, राइट? राइट, एक्चुअली उदय लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, बट ही कुडंट डू इट. सो आई टुक इट अप एंड मैंने इतना अच्छे से करके दिया है कि ही इज वेरी प्राउड एज ऑफ नाउ. बहुत अच्छा लगा. Right. सो वेरी सिमिलर स्टोरी, सो आई कैन रेजोनेट टू यू वेरी वेल बिकॉज मेरा भी सिमिलर स्टोरी था कि पापा को सीए बनना था बट वो हो नहीं पाए थे, एंड देन आई वांटेड टू बिकम अ सीए सो दैट हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सीए गेट्स फुलफिल्ड. राइट. एंड प्रेसिडेंट कॉल पे उन्होंने ही आगे से बोला कि पापा से बात कराओ, तो वो एक अलग ही फीलिंग हो गया कि दे आर गेटिंग द रिकॉग्निशन जो उन्हें नहीं मिला, बट मेरे कारण वो मिल पाया एंड ही वाज वेरी प्राउड. बहुत बहुत अच्छा लगा. वेरी टचिंग. तेजस, हाउ वाज इट फॉर यू? Yeah, so actually, I was attending a wedding on the results day. It was my cousin's wedding, so just एक रात पहले ही रिसेप्शन खत्म हुआ था. So we were just मतलब preparing to leave the next day. So the results originally तो इन्होंने बोला था कि 2 बजे आएंगे, but then on Twitter I think they had announced that 11 बजे ही आने वाले. So I thought ठीक है 11 बजे तक तो फिर भी टाइम है, जब तक चिल कर लेंगे अब. But then yeah, so then my mom she went to pray to God to hope that the results are good or matlab, better than expected. So at around 10:45, I received a call from the president that you have secured all India rank 2. So मैं एक सेकंड के लिए तो मतलब मैं एकदम फ्रीज ही हो गया कि ये सही में ऐसे हो रहा है क्या मेरे साथ. मतलब आई थॉट कि ठीक है, एक बार के लिए एग्जाम्स अच्छे गए, प्रॉबेबली आई माइट गेट इनटू टॉप 50, बट ऐसे कभी नहीं सोचा था कि सेकंड रैंक ही आ जाएगा. सो इट वाज अ वेरी मतलब शॉकिंग मोमेंट फॉर मी. सो then and since like we were at a wedding, so my parents were scattered here and there, तो मैं भाग भाग के ढूंढ रहा था कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है. So I ran to my mom and I told her that all India rank 2 आया. So then she started crying. So then पापा भी आए, मेरे भैया भी आए. So it was a very emotional moment. It was a very overwhelming moment for everyone. So they were मतलब वो दिन रियलाइज हुआ कि मतलब जो मैंने इतने टाइम तक मेहनत की थी, फाइनली आई कुड मेक माय पेरेंट्स प्राउड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट वाज अ वेरी ग्रेट फीलिंग. Right. And what's your family background, by the way? So my dad is a practicing chartered accountant here Oh, in nice. Hyderabad, and my elder brother is also a CA basically. My mom is a homemaker. So yeah, तो that is my घर पे family. ऑलरेडी लाइक इतने सीए, तो देन ऐसे लगा होगा हाँ एक और सीए ऐड हो गया है तो चलो. इतना ये नहीं है, लाइक ऑलरेडी लाइक यू हैड अ लॉट ऑफ सीएस इन योर फैमिली, राइट? Yeah, that is true. सही है. तो मुकुंद, आपके फैमिली में कोई सीए है ऑलरेडी? मतलब मेरे कजिन चाचा हैं एंड Okay. माय मामा मासीज आर आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, गॉट इट. बकुल, हाउ वाज इट फॉर यू? कैसे लगा आपको जब ऑल इंडिया रैंक 3 आया था? तो मेरी एक दिन पहले मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, तो एक दिन पहले संडे था, तो हम चिल आउट कर रहे थे. एक दो दोस्तों से फोन पे कॉल पे बात हो रही थी, तो उनका था कि नहीं तेरी पक्का AIR आएगी. मैंने कहा देखो पेपर तो अच्छे गए हैं, AIR आ सकती है. एंड देवर लाइक कि नहीं AIR 1 आएगी और प्रेसिडेंट सर का कॉल आएगा. मैंने कहा AIR 1 तो यार बहुत मुश्किल है. तो वो कह रहे थे कि अगर नहीं आएगा तो हम लोग कॉल कर लेंगे नंबर बदल के प्रेसिडेंट सर बन के, और तेरे साथ मजाक तो कर ही लेंगे. तो उस दिन क्योंकि 11 AM का हो गया था कि रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट विंडो ओपन करके मैं वही रिफ्रेश कर रहा था. अचानक से कॉल आया फ़ोन पे. प्रेसिडेंट सर ने बोला कि आपकी AIR 3 आई है और कॉन्ग्रेचुलेट किया. फिर बोला पापा से बात कराओ. तो पापा वाज एट शॉप दैट टाइम. तो उनकी मैंने मम्मा से बात कराई. मम्मा से बात करी, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया. लेकिन वो 2-3 मिनट तक तो मैं शॉक में था. उसके बाद मैंने लिटरली वो नंबर को सर्च आउट किया ट्रू कॉलर पे और गूगल पे कि पक्का ये मतलब ICICI कॉल आया ना, मेरे दोस्त मजाक नहीं कर रहे मेरे साथ बिल्कुल भी. तो उसके बाद कंफर्म हुआ. मतलब पहले तो शॉक था, फिर पूरे घर में बस खुशी का माहौल हो गया. मैंने पापा को कॉल करके बताया, पापा शॉप से आ गए. पूरा जॉइंट फैमिली में हम रहते तो सारी फैमिली कलेक्ट हो गई और फिर दोस्तों के भी कॉल आने लग गए
और वो मोमेंट ऐसा था कि मैं हैप्पी भी था और सेटिस्फाई भी था कि इतने टाइम से जो मेहनत कर रहा था, इट पेड इट ऑफ। एंड आपके केस में लाइक जब आपको कॉल आया तो आपको मतलब ऐसे लाइक आप तभी एग्जैक्टली क्या कर रहे थे एंड देन आपने कैसे रिएक्ट किया था? हाँ, मैं फ़ोन खोल के बस रिज़ल्ट विंडो ही ओपन था, उसी को ही हम्म, रिफ्रेश कर रहा था कि पता नहीं कब रिज़ल्ट आ जाए। और मम्मा भी साइड में थी, तो जैसे ही कॉल आया फिर मैंने बात करी, मम्मा ने बात करी, उसके 5-10 मिनट बाद रिज़ल्ट आ गया था, वो चेक करा, बस। तो तुम्हारे दोस्तों को फिर तुमने कॉल किया कि ऑल इंडिया रैंक 3 आ गई है? हाँ, नहीं फिर दोस्तों को कॉल करके बताया उनको। मैंने कहा तुम 1 बोल रहे थे, 1 तो नहीं आ पाई पर 3 आ गई। 3 भी बढ़िया ही वैसे। आई मीन ऑल इंडिया रैंक 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर लाइक phenomenal. हाँ। And Bakul, what's your family background? Do you also come from family of CS? नहीं सर, मैं यहाँ पे एक स्मॉल टाउन है किशनगढ़ अलवर में, तो वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे फादर हैं वो उनका बिजनेसमैन है और मम्मा जो है वो हाउस मेकर है। और मतलब सीएज इमीडिएट फैमिली में तो कोई नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली को कंसिडर करते हैं तो हाँ एक दो सीएज है, पर ऐसा इमीडिएट फैमिली में कोई नहीं है सीए। Got it. तुम तीनों का लाइक क्विकली मेन रीजन क्या था सीए करने का? व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स एंड कब डिसाइड किया कि ओके सीए करना है? सो इन माय केस मैंने ये डिसाइड किया था क्लास 10th में। सो हमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है बिटवीन मैथ्स, कॉमर्स, बायो एंड अदर आर्ट्स फील्ड। सो आई चोज कॉमर्स एंड मेरा प्राइमरी रीज़न तो यही था कि मैं भी इंटरेस्टेड था सीए बनने में। एंड दैट वाला थिंग जो मैंने आपको बताया कि पापा कुडंट डू, सो आई वांटेड कि मैं उनके लिए करूं एंड आई वाज इंटरेस्टेड। तो मेरे लिए वो एक इजी डिसीजन था लेना कि आई वुड परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सो वो मेरा बेसिक मोटिव था जिसने मुझे इट ऑल्सो इनेबल्ड कि मैं रैंक ला पाऊँ एंड उतना हार्ड पुश कर पाऊँ। Got it. Tejas, yours? तो इनिशियली अप अंटिल 9th ग्रेड मतलब आई वाज फुल्ली इनटू साइंस स्ट्रीम। मतलब अब मैं तो आईआईटी कोचिंग वगैरह भी जाता था वो टाइम पे कि मेरे को तो मतलब इंजीनियरिंग ही करना है, कुछ कंप्यूटर साइंस वगैरह करना है। बट देन 10th तक आते आते थोड़ा रियलाइज किया मैंने कि यार यहाँ पे जेई में तो 10-12 लाख बच्चे लिखते हैं, उसमें से अगर अपना सिलेक्शन आईआईटी में भी नहीं हुआ तो पता नहीं कि उतना ग्रेड कुछ होएगा या नहीं। सो एंड मेरे डैड ने भी मेरे को मतलब थोड़ा कन्विंस किया कि देख कॉमर्स में भी ना काफी पैसा है। तो ये साइड ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज है नहीं, क्योंकि अप अंटिल 10th grade एक्चुअली वी आर नॉट इवन अवेयर दैट देयर इज एन एंटायर डोमेन ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस एक्सेट्रा, बिकॉज स्कूल में वो सब्जेक्ट्स उतने ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं वो टाइम पे। सो देन ही आल्सो कन्विंस्ड मी अ लिटिल, सो आई थॉट ठीक है यार मे बी साइंस इज लुकिंग लाइक अ रिस्कियर ऑप्शन, सो लेट्स ट्राई कॉमर्स। सो कॉमर्स में अगेन CA was मतलब मेरे CA runs in my family and obviously like it is one of the best professional courses you can do in India. So that was a clear option then. तो आपकी तीनों की इंटर या फाउंडेशन में भी ऑल इंडिया रैंक थी क्या? So I was all India ranked fine inter. ओह नाइस। एंड फाउंडेशन? Foundation अब हमारे टाइम तो रैंक्स नहीं था एक्चुअली, बट आई गॉट ओके, 330 आउट ऑफ 400 एट दैट टाइम। गॉट इट। एंड मुकुंद एंड फाउंडेशन बकुल? तो मस्ती मस्ती में लिखा था हमने। मुकुंद एंड बकुल आपकी भी रैंक्स थी क्या? इंटर में मेरा AIR 24 था एंड फाउंडेशन में सेम एज तेजस रैंक नहीं होते थे, बट आई स्कोर्ड 344 आउट ऑफ 400। ओके। फॉर मी इंटर में मेरा AIR 32 था और फाउंडेशन में सेम रैंक होते नहीं थे, सो फाउंडेशन में इट वाज 352 आउट ऑफ 400। वाओ, तो तुम तीनों ऑल इंडिया रैंक इन इंटर आल्सो एंड फाइनल्स आल्सो, दोनों मतलब उसमें। और फाउंडेशन में भी यस। अगर रैंक्स हो जाती 50 तो आ ही जाती आई थिंक ये स्कोर्स के बेसिस पे। वाओ, मतलब मैं तो एकदम 3 प्रोडिजीज, 3 स्टॉलवर्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। सही है। तो बकुल, कमिंग टू यू, तो आपने क्यों सीए चूज किया? मेरा भी जैसे तेजस ने बताया इंक्लिनेशन था मैथ साइंस के टुवर्ड्स। 10th तक मेरा साइंस बहुत स्ट्रांग था, मैथ्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग था। तो मुझे ये तो था कि मैथ तो लेना है, कैसे भी है मैथ को नहीं छोड़ना है। उस 11th में आए तो थोड़ा कुछ दिन मैंने साइंस क्लास में भी बिताए, पर ये था कि फिर पापा ने गाइड किया और टीचर्स ने भी गाइड किया। तो मतलब साइंस में मुझे परस्यू अगर मैं लाइन करता तो स्पेस साइंस वाली जो स्ट्रीम होता वो परस्यू करता, मे बी इन इसरो और नासा।
तो पर उस टाइम गाइड हुआ, मुझे भी थोड़ा लगा कि नहीं बिजनेस के टुवार्ड्स मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने फिर कॉमर्स में जाने का चूज किया, पर आई केप्ट मैथ विद मी। और ऐसे ही फिर सीए फाउंडेशन तक तो मैथ था साथ में, उसके बाद मैथ भी छूट गया। पर आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन कि मैंने कॉमर्स चूज किया। उसके बाद कॉमर्स में जब 12th में आया तो टीचर्स ने गाइड किया कि नहीं, सी इज द बेस्ट कोर्स इन कॉमर्स स्ट्रीम, तो फिर उसके बाद मैंने सीए चूज किया। गॉट इट। सो इसमें अभी एक बात बताओ, मुकुंद तुमसे शुरू करते हैं। सो आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की थी एंड आपने कौन से क्लासेस कहाँ पर ज्वाइन किए थे एंड कब कब क्लासेस ज्वाइन किए थे? सो फॉर एग्जांपल आपका अटेम्प्ट कब था, वो मंथ एंड ईयर, एंड देन उसके कितने साल पहले आपने कौन से क्लासेस कहाँ पर ज्वाइन किए थे? आई वांट ऑल थ्री ऑफ यू टू आंसर दिस। Okay, so मेरा articleship is with SRBC Pune, so it's an affiliate of EY. So audit domain में मेरा articleship रहा, and मेरा attempt originally it was in November 25. So I started I think very early. Feb में like I joined articleship, तो मैंने I think around April I started with FR financial reporting के I took classes. तो एक मिनट, कौन सा ईयर है ये? तो आपका फाइनल अटेम्प्ट कभी था? November 2025 was my final attempt. बट अभी अभी रिजल्ट तो अभी आया ना, नवंबर 25। हाँ, so basically वो प्रीपोन हो गया attempt. ओह अच्छा, Originally it was in November. It got Okay. preponed to September. अभी अप्रैल में प्रीपोन हुआ. ओके, गॉट इट। Right. So Hmm. I prepared basis November. So I ठीक है। started in I think April 2023. I started with FR classes. Hmm. So I took FR from CS Sarthak Jain sir, Fast Academy उनका इंदौर में. Classes were too good. Like conceptually he's very strong and classes are good. उनका material I found very good and वो class में other than Indies जाके भी concepts build करते थे, connect करते थे. So overall it was a good experience. Then after FR I started with AFM. So AFM I took from CA Praveen Khator and same उनके साथ भी उनका मटेरियल भी अच्छा था and conceptually is very strong. So वो साथ में नोट्स लिखवाते थे. So that was a very good thing which happened क्योंकि उससे उसी टाइम रिवाइज हो जाता था मेरा. And along with FR and AFM, articleship में I used to do practice. Like सुबह if I am taking a lecture, मैं practice करता था when I got time from work. So वो revision मैंने वहीं से start कर दिया था. Then I started with IDT. So I took CA Akshansh Garg's classes, and I felt the best faculty for IDT because उन्होंने मस्ती मस्ती में मुझे इतने अच्छे से concept बताए that I felt IDT paper बहुत tricky आया है, but it was very fun doing it, very interesting to do that. तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे. And DT I did at last with Bhavar Burana sir. And वो experience बहुत अच्छा था. Like both IDT and DT faculties उन्होंने classes को despite recording होने के बावजूद उन्होंने and they were very simple and they taught with a lot of fun and concepts understanding बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी मेरी. And coming to audit, I did itself. I referred to material of CS Sarthak Jain sir and CS Shubham Keswani sir. तो उनकी मैंने book refer की, but I did it self. तो आपने ये बाकी सब्जेक्ट जो लिए थे क्या टाइम फ्रेम में किया था? आपने एफआर का बताया, बाकी का क्या टाइम फ्रेम था? So FR I started in April 2023. Then I think AFM I started in October. So FR में इतना बड़ा gap हो गया with of course the audit season coming. फिर I think IDT I started around March 24 or something. और उस टाइम क्योंकि सीजन आया तो मुझे सीजन में बहुत ज़्यादा I got occupied and I couldn't complete my classes. तो वहाँ एक break आया. And then DT tentatively I think I started around November to December. And बीच में मैंने ट्राई किया था ऑडिट सेल्फ करने का, बट अगेन ड्यू टू ऑडिट सीजन वो मेरा हो नहीं पाया. तो ऑडिट आई केप्ट फॉर लास्ट. एंड देन व्हेन आई गॉट विद DT हमारा अटेम्प्ट अनाउंस हो गया. सो ऑडिट आई डिसाइडेड कि आई डू इट सेल्फ. वो अंदर से एक वाइब, अंदर से एक फीलिंग आया दैट आई विल बी एबल टू डू इट सेल्फ. तो थोड़ा चैलेंजेस के साथ आई डिड इट सेल्फ. गॉट इट, फेयर. तेजस? Yeah, so हमारा एग्जाम November 22 was our inter exam. So results आ गए थे by January of 2023, and I had started my articleship in February 2023. So as Mukund also initially mentioned, हमारा एग्जाम रहने वाला था November 2025 में. तो उसके हिसाब से प्लानिंग तो शुरू की थी, but then ICI also never fails to surprise us. That is a different story.
सो इनिशियली मतलब सब सीनियर्स ने भी सजेस्ट किया था कि पहले आर्टिकलशिप के 5-6 महीने तो क्लासेस मतलब उतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पहले शुरू में थोड़ा आर्टिकलशिप वगैरह में भी ध्यान लगा लो, थोड़ा काम वगैरह सीख लो, देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ क्लासेस. सो आई स्टार्टेड क्लासेस समवेयर अराउंड जुलाई 2023. सो पहले सबसे पहले मैंने FR लिया था फ्रॉम भाविक चौकसी सर. सो मतलब FR I मतलब my articleship was in stat audit domain. So FR and audit are two subjects that I practically see day in day out as well. So I was really excited to start FR actually, क्योंकि ऑफिस में अब इतना देख चुका था लेकिन बहुत चीजें समझ में नहीं आती थी कि यहाँ पे चल क्या रहा है. तो FR जो उसमें मैंने पहले तो 4 महीने में खत्म कर दिया कि नहीं ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसको फटाफट खत्म करते हैं. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है. सो मतलब आई यूज टू रिवाइज डेली विद क्लासेस व्हेनेवर आई यूज टू फाइंड टाइम कि मतलब अगर ऑफ सीजन चल रहा है तो मतलब सुबह 3 घंटे लेक्चर देख लिए, शाम में आके फिर थोड़ा रिविजन कर लिया. एंड देन आफ्टर आई कंप्लीटेड द सब्जेक्ट आई यूज टू मतलब ट्राई टू अगेन कंप्लीट एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ रिविजन विद क्लासेस इटसेल्फ. रिविजन नहीं बोल सकते, फर्स्ट टाइम स्टडी वी कैन से. Then after FR, I started audit somewhere around December 2023. I took classes from Shubham Keshwani sir. So classes मतलब I used to enjoy his classes. मतलब वो बहुत मजाक मस्ती करते थे classes में. मतलब used to make fun acronyms और anecdotes और मतलब ऐसे कभी कभी बॉलीवुड के scenes वगैरह मतलब टेक्स्ट बुक में ही बॉलीवुड के मीम्स वगैरह लगा देते थे. So I used to really enjoy all that. मतलब वैसे करने से बहुत चीजें याद भी रह जाती थी. So that was one technique that worked for me. Then audit I completed in 2 months, 2.5 months. Uske baad I picked up AFM from Rahul Jain sir in Hyderabad. So AFM is FM was my favorite subject in Inter actually. So I was pretty excited to start off AFM classes as well. So AFM took me roughly 3 months and मतलब राहुल सर के साथ आई हैड डन माय फाउंडेशन एंड इंटर कोचिंग एज वेल. तो उनके साथ मेरी मतलब उनके टीचिंग स्टाइल के साथ मेरी ट्यूनिंग ऑलरेडी जमी हुई थी. सो ऐसे में उनके साथ कभी कोई इशू नहीं था ऐसे. देन आफ्टर AFM आई पिक्ड अप कॉस्टिंग का स्पॉम. सो आई थिंक आई गिव अराउंड 1.5 months टू कॉस्ट स्पॉम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब जब नया नया आया था. So at that time I tried doing the ICI lectures itself. I didn't really venture out into any new material or YouTube revision videos. So cost का 1-1.5 महीना लगा लिया, उसके बाद उसका एग्जाम दे दिया था मैंने. Then I did DT live classes with BB sir. I think our batch started somewhere around end of July or I think first week of August था. So that lasted for around 4 months. So every day it used to be 3 hours of classes from 7 to 10 in the morning. So वैसे आई थिंक कंसिस्टेंसी भी बना रहता था कि मतलब डेली तो सुबह उठ के बीबी सर के साथ कनेक्ट करना ही है, यस पीपल सुनना है एवरी मॉर्निंग. सो आई थिंक वैसे डीटी के क्लासेस कंसिस्टेंटली हो गए थे. देन आई पिक्ड अप लॉ स्पॉम सेट ड्यूरिंग December 2024. सो उसमें आई थिंक आई स्पेंट 3 to 4 weeks to cover all the concepts and then I gave my SPOM exam. So I had actually taken classes as well for law SPOM from Shubham Singhal sir. And I think that was really helpful. Matlab, he used to make all the concepts in a fun manner. Like he used to make us write scribble notes. So उससे बहुत कुछ याद हो जाता था जल्दी से. So मेरे को मजा आता था उनके क्लास में भी. Then I started DT classes somewhere around January first week, I guess, January 2025. So उसमें 3 महीने लगे थे. And yeah, I think I was done my classes till March 2025. So initially my plan was कि और 2 महीने बच्चे अभी तो मतलब study leave was expected to start from June. तो 2 महीने बैठ के audit वगैरह पढ़ लेंगे. But then ICI ने बॉम्ब डाल दिया हमारे सर पे. So फिर immediate we went on study leave from I think April or May, most of us. एंड इसमें हर एक क्लासेस की फीस क्या क्या थी इंडिविजुअली? यार फीस मत पूछो प्लीज, याद नहीं है मेरे को. कितना जो भी क्लासेस की याद होगी उसका क्या था? I think Bhavik sir is around 10 to 12,000 I think. Then Rahul sir is also around roughly in that range. Audit ka I think was around 8 to 9,000. BB sir classes were I think 14 to 15,000 if I'm not wrong.
विशाल भट्टर सर क्लासेस फॉर आईडीटी याद नहीं ऑनेस्टली है तो आईपीएस के लिए तो कोई क्लासेस ली नहीं थी ऐसा। और एक और बताया ना आपने, कोई शुभम सिंगल से आपने ली थी, वो कौन सी थी? हाँ वो लॉ का हम्म, सेट ए का क्लासेस था, दैट वाज आई थिंक 3000 और 4000 हम्म, रुपीज। ओके, गॉट इट। बकुल, व्हाट वाज इट फॉर यू? तो वही जनवरी में रिजल्ट आया था 23 में, तो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया था। तो आर्टिकलशिप में शुरुआत में ये था कि अभी तो थोड़ा इंटर पढ़ के आए हैं 1 साल, उससे पहले आधे अराउंड 5-6 महीने फाउंडेशन के लिए पढ़ा है, तो अभी थोड़ा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, चिल आउट करेंगे। तो मैंने फिर अगस्त 23 में जाके AFM की क्लास ली थी फ्रॉम संजय सराफ सर। सो इट वाज अराउंड 10-12 थाउजेंड आई थिंक। तो संजय सराफ का सर का ये था कि वो काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाते थे। मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, और वो इंटरेस्ट मुझे मतलब AFM दिखता था वो सब्जेक्ट की, जिसमें मैं मतलब वो चीज़ कर सकता हूँ कि वो पूरा फार्मूला को डिराइव करा रहे हैं, और मैं बिना फार्मूला लगाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे संजय सराफ सर की जो क्लासेस है वो काफ़ी सही लगी थी। तो बीच में ऑडिट सीजन भी पढ़ा, तो उसके बाद मैंने अराउंड फरवरी तक AFM खत्म कर लिया था। उसके बाद देन आई वेंट टू FR फ्रॉम प्रवीण जिंदल सर। वो भी अराउंड 10,000 के अराउंड रेंज में पड़ी थी, एंड उसको मैंने कंप्लीट किया अगस्त 24 तक आते हुए, अगस्त 24 तक। प्रवीण जिंदल सर का भी वही था कि वो इन डेप्थ पढ़ाते थे, और इंडेज की जो क्लैरिटी देते थे, दैट आई रियली लाइक। सो प्रवीण जिंदल सर की क्लासेस मैंने खत्म करी अगस्त तक। देन सितंबर में आई टुक क्लासेस फॉर ऑडिट फ्रॉम पंकज गर्ग सर। So audit classes was around 7-8 thousand, I think, एंड मैंने सितंबर तक, क्योंकि डेडलाइन होती है टैक्स ऑडिट की और काफ़ी रश सीजन होता है, तो उस टाइम ऑडिट का हाँ थोड़ा बहुत करा। देन आफ्टर टैक्स ऑडिट सीजन आई गिव ऑडिट अ ब्रेक। तो उस टाइम में मैंने सितंबर और अक्टूबर में जो हमारे SPM थे, लॉ एंड कॉस्टिंग, उस पर फोकस किया। तो लॉ के लिए मैंने शुभम सिंगल सर से क्लासेस ली थी, और कॉस्टिंग के लिए संकल्प कांस्तिया सर की क्लासेस थी। तो वो क्लासेस मैंने रेफर करी, और सितंबर अक्टूबर में मैंने SPM रैप आउट करे दोनों। देन फिर दिसंबर में मैंने रिज्यूम की अपनी ऑडिट क्लासेस, और दिसंबर एंड तक वो ऑडिट की क्लासेस खत्म करी। देन फिर जनवरी में मैंने DT और IDT दोनों की क्लासेस ले ली थी साथ की। सो इट वाज अ कॉम्बो, और आई थिंक 22,000 के अराउंड वो पड़ा था। तो फिर मैंने DT तो स्टार्ट कर दी थी, जो डेली लेक्चर्स होता है। IDT का ये होता था कि हाफ लेक्चर लिया या कभी कभी रह जाता था, क्योंकि DT का पूरी क्लास लेना और थोड़ा रिवीजन करना। तो उसमें मैंने DT तो खत्म कर दी थी मार्च मिड में, पर IDT का वो था कि वो रह ही गया था, और अप्रैल से मैंने स्टडी लीव्स ली थी। उस टाइम भी IDT अराउंड हाफ बची हुई थी, तो 20 अप्रैल तक मैंने IDT फिनिश की। तुम तीनों को कितने मंथ्स की स्टडी लीव मिली थी? मैंने अप्रैल से स्टडी लीव ली थी, ओके। और सितंबर में एग्जाम थे, तो 5 मंथ्स एग्जाम टाइम मिला दे तो 5.5 मंथ्स। ओके, बाकी तुम दोनों ने? मेरे को 4.5 months की मिली थी। सेम 4.5 months मिला था। गॉट इट, फेयर। एंड आइडियली तुम तीनों के हिसाब से, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, सारे क्लासेस जो है वो स्टडी लीव के पहले आप तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के क्लासेस खत्म हो गए थे, राइट? यस। मेरा ऑडिट पेंडिंग था, बट ओके, मैं सेल्फ ही करने वाला था, तो गॉट इट, फेयर। और मेरा भी थोड़ा IDT पेंडिंग था। ओके, गॉट इट। इसमें अभी जस्ट कॉमन क्वेश्चन अगेन, तो आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई मैनेज करना इज अ बिग टास्क। तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, लाइक आर्टिकलशिप के साथ, स्पेशली द वंस वर इन बिग फोर, तो कैसे मैनेज करते थे, एंड कैसे पॉसिबल होता था कि ओके पढ़ाई के साथ साथ मतलब आर्टिकलशिप भी मैनेज करना है? तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? तो आई यूज माई जो फर्स्ट ईयर होता है, लाइक हमारा 3 years का आर्टिकलशिप है, तो फर्स्ट ईयर में आई न्यू कि थोड़ा कम काम रहेगा, सो आई स्टार्टेड अर्ली and I used to practice the sums, or you can say revise the theory on each day. So वो मेरे को बहुत हेल्प किया, बट एज आई ग्रू इनटू द फर्म, तो जो वर्क प्रेशर है वो आने लगा,
एंड देन मैंने थोड़ा फिर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। जब ज़्यादा काम होता था तो आई डिडंट यूज्ड टू मतलब मैं इतना स्ट्रेस आउट नहीं होता था उस चीज़ को लेकर। आई वाज़ वेरी रिलैक्स्ड टुवर्ड्स माय वर्क एंड स्टडीज़, तो मैं दोनों को बैलेंस भी कर पाया। एंड आई ट्राइड टू बी कंसिस्टेंट, बट आई ऑल्सो एक्नॉलेज कि अगर मैं काम करूँगा तो वो स्किल्स भी मेरी डेवलप होगी एंड इवेंचुअली वो मुझे आगे हेल्प करेगी। एंड बिग फोर और ऑडिट डोमेन में देयर इज ऑलवेज वर्क प्रेशर, लाइक हार्डली 2-3 मंथ्स का ऑफ मिलता है हमें ड्यूरिंग द ईयर। सो I tried managing as far as possible. Kabhi-kabhi I've done lectures while traveling in a cab. Kabhi-kabhi I've also, came around midnight में आ रहा हूँ and I tried doing lectures. तो वो सारी चीज़ें भी ट्राई की, बट इवेंचुअली ये फिगर आउट किया कि 3 साल बहुत मतलब 2.5 साल जो मिलते हैं, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और हो जाता है अल्टीमेटली। थोड़ा पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रखने की नीड है। एंड वो जो प्रोसेस है जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें आई थिंक बिलीफ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे कभी होता था क्या कि जैसे क्लासेस अगर कर ली एंड देन उसके बाद अगर टाइम ही नहीं मिल रहा है रिवाइज करने के लिए बिकॉज ऑफ आर्टिकलशिप हेक्टिक शेड्यूल, सो ऐसे कभी हुआ है कि वो स्किप कर दिया एंड देन दूसरे क्लासेस पे चले गए, और वाज इट मैंडेटरी कि ओके रिवाइज करना ही है कुछ भी हो जाए? मेरे साथ तो ये हुआ है। आई थिंक FR AFM के बाद DT IDT में आई कुडंट रिवाइज इतना कंसिस्टेंटली, बट मैंने क्लासेस थोड़ा मतलब पहले मैं जैसे 2x पे भी यूज्ड टू वॉच क्लासेस, तो आई रिड्यूस द स्पीड ऑफ क्लासेस, तो एटलीस्ट मैं उनके साथ साथ थोड़ा लाइक टाइम पे चीज़ें कवर कर रहा था। सो वैसे ही आई यूज्ड टू कंफर्ट माई सेल्फ, और क्योंकि वो मेरे टीचर्स थैंकफुली इतने अच्छे थे कि कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बिल्ड हुए, एंड वो स्टडी लीव के पास में भी था, तो इतना इशू नहीं आया स्टडी लीव में भी। गॉट इट। तेजस, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था मैनेज करना आर्टिकलशिप एंड स्टडीज? आई थिंक मेरे लिए एक बड़ा एडवांटेज था मेरे आर्टिकलशिप के टाइम दैट मतलब आई एम इन स्टार्ट ऑडिट एट EY, सो मोस्टली वी आर प्लॉटेड ऑन अ मतलब लिस्टेड कंपनी एंड एवरी क्वार्टर वी हैव लिमिटेड रिव्यू ऑफ दैट क्लाइंट एंड देन ईयर एंड पे आई थिंक 2-3 महीने लग जाते हैं उसमें। सो माई क्लाइंट लोकेशन वॉज एक्चुअली वेरी नियर बाई टू माई होम, सो मेरे को मतलब ट्रैवलिंग में बहुत टाइम सेव हो जाता था काफी। इट वॉज जस्ट लाइक अ 10-15 मिनट जर्नी। सो आई थिंक आई यूज टू लाइक व्हेन ऑफ सीजन के टाइम तो बहुत आराम से हो जाते थे क्लासेस, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आई यूज टू डू 3 hours इन द मॉर्निंग एंड देन शाम में अगर आके टाइम मिलता है तो एक एक 1.5 घंटा कुछ रिवाइज कर लिया। बट हाँ, पीक सीजन के टाइम ऑब्वियसली इट यूज टू बिकम अ चैलेंज बिकॉज वी यूज टू वर्क फॉर लाइक probably 12-13 hours a day on a few days. So but then मतलब मेरा एक ही उसमें थॉट प्रोसेस था that I don't want to break the flow of my classes कि चाहे even if I'm not able to complete the entire class, I will take out 2 hours from my day to study. अब 24 घंटे में से 2 घंटे तो मैं निकाल ही सकता हूँ at the minimum. So to ensure that I don't give a gap in between, I used to watch classes no matter what. So वैसे कर करके आई थिंक पीक सीजन के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता था एंड देन आफ्टर पीक सीजन तो मैं एक हफ्ता छुट्टी डाल देता था ऐसे कि नहीं अब मेरे को क्लासेस कवर अप करना है, सो बाय बाय। क्या रीजन क्या देते थे ऑफिस में छुट्टी का? अब ऑफिस वाले मतलब उतना कभी पूछे नहीं है बट मैं तो बोल देता था वेकेशन पे जाना। सही है। बकुल, आपने कैसे मैनेज किया? तो मेरी आर्टिकलशिप अलवर से होती थी, मैं यहाँ किशनगढ़ पास में रहता हूँ। तो ट्रेवल टाइम होता था अराउंड 1 to 1.5 आवर ऑन ईच साइड। तो बाप रे, 1.5 घंटा ईच साइड, मतलब 3 घंटे का ट्रैवल। तीन मतलब बस से ट्रेवल होता था तो उसमें बस मिलने में टाइम लगाया, और ट्रेवलिंग टाइम अराउंड 1 आवर होता था बस स्टैंड तक जाना, फिर वहां से ऑफिस जाना। सो 1 से 1.5 आवर लग ही जाता था। तो आर्टिकलशिप में मतलब टाइम में मेरा ये रहता था कि डेली मुझे 2 ढाई 3 घंटा निकालना ही है। भले ही रिवीजन छूट जाता, पहले तो मैंने जब AFM की क्लासेस ली थी तो मैं साथ साथ रिवाइज भी कर रहा था, FR में भी साथ साथ हो रहा था रिवाइज। लेकिन जब DT IDT और ऑडिट किया तो रिवीजन तो लगभग छूट ही गया था। लेकिन मेरा फोकस ये था कि मैं क्लास ढंग से लूँ, उसमें एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड कर लूँ। रिवीजन जो स्टडी लीव्स मिलेगी उसमें मैं देख लूंगा। तो यही रहता था जब क्योंकि बस में ट्रैवल करते हुए मैं क्लासेस तो लेता नहीं था, तो उस टाइम मेरा होता था कि या तो मैं मूवी देख रहा हूँ या मैं सो लेता था। तो 1-1.5 घंटे का अच्छी नींद हो जाती थी, तो उसके बाद फिर घर आके मैं क्लासेस कर सकता था आराम से। तो मैं इस तरह से टाइम मैनेज करता था।
और जब पीक सीजन होता था काफ़ी काम हो ज़्यादा होता था, तो उस टाइम भी घर पे आके बहुत मतलब टायर्ड फील होता है। उस टाइम मन नहीं करता कि आप लैपटॉप उठाओ और क्लास लो और बुक खोलो। लेकिन उस टाइम भी पुश करता था कि नहीं, 2 घंटे तो मिनिमम लेना ही है क्लासेस। तो वही था कि हाँ, मैनेज में पीक टाइम जो फ्री सीजन जो जाता था उसमें तो मैनेज करना आसान था, पर जब पीक टाइम आता था तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती थी, पर आई मैनेज इट एनीवे। गॉट इट। सो तुम तीनों ने जो स्टडी लीव का पीरियड था 4.5 मंथ्स 5 मंथ्स, तो ऑन एन एवरेज कितने घंटे तुम लोग पढ़ाई करते थे एवरी डे इन द स्टडी लीव? तो आई यूज्ड टू कीप इट सिंपल। सुबह 7 बजे स्टार्ट करता था और रात के 11-12 बजे तक करता था। इफ़ेक्टिवली 12 आवर्स हो जाते थे। कुछ दिन ज़्यादा, कुछ दिन कम, बट वो प्रेशर नहीं आने दिया कि इतना पढ़ना ही है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा है शेड्यूल को, एंड माइंड जितना रिलैक्स्ड रखा उतना ज़्यादा मुझे हेल्प किया। I think mine is similar to Mukund. मतलब I think I used to start somewhere around 8 in the morning and 10:30 तक ऐसे चलता था, तो एवरेज 11 to 12 आवर्स तो होते थे एवरीडे। बकुल फॉर यू? मेरा भी लगभग सिमिलर रहता था। तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखता था। थोड़ा टाइम बर्न आउट ना हो तो थोड़ा टाइम घूमने फिरने के लिए और फ़ोन चलाने के लिए भी रखता था। तो अराउंड मॉर्निंग में 10 के अराउंड स्टार्ट करता था, और नाइट में मैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था, अराउंड 1 AM के करीब। गॉट इट, फेयर। तुम्हारा तीनों का डेली रूटीन बता सकते हो स्टडी लीव में कैसा था? जैसे सुबह से रात तक कैसे, ब्रेक्स कब लेते थे, एंड कैसे, कितने टाइम के स्लॉट्स थे एंड ऑल? तो मैं जैसे अराउंड आई स्टार्टेड एट 7 AM। सो उस टाइम लाइक मेरी मम्मा ऐसे भजन चलाती थी, सो अराउंड दैट मैं थोड़ा सुबह का रात का रिवाइज कर रहा होता था, या आई यूज्ड टू चिल एंड जस्ट गेट इनटू द पेजेस कि क्या पढ़ना है आज। फिर 8 टू 10 आई थिंक आई मेरा एक स्लॉट होता था। मैं मॉर्निंग में बेसिकली थियरी या फिर कुछ ऐसी नई चीज़ जो मुझे पढ़ना है वही करता था। देन आई यूज्ड टू टेक अ बाथ और थोड़ा क्लीनिंग ब्रेक काइंड ऑफ होता था। देन 10:30 टू 12 वाज़ अनदर स्लॉट। उसमें सेम थियरी आई यूज्ड टू कंटिन्यू। सो मॉर्निंग वाज़ सम गुड टाइम टू लर्न अच्छा न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स। देन 12 पे वी हैड अ ब्रेक, मतलब लंच ब्रेक। सो तब मी एंड माय डैड वी आर लाइक टीएमके उसी फैंस, सो हम वो देखते थे साथ में बैठ के तारक मेहता, और कभी-कभी थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देते, कोई मैच लगा लिया। सो वो मेरा एक काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग ब्रेक था। फिर दोपहर में आई यूज्ड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत नींद भी आती थी, सो बहुत ऐसे नैप ब्रेक्स भी लिए हैं, मन मार के पढ़ाई भी की है, वो सारी चीज़ें भी हुई है। एंड अराउंड आई थिंक 4 पीएम मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता था। देन अगेन ब्रेक एंड सम म्यूज़िक, थोड़ा स्पोर्ट्स देख लेता था। और आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट थोड़ा बहुत घर पे ही ऐसे। तो वो चीज़ भी थी, वो कंटिन्यू करता था। देन इवनिंग में अराउंड मेरा 5 टू 7 एक टाइम स्लॉट था। सो हम जैसे अर्ली डिनर कर लेते, सो 5 टू 7 आई यूज्ड टू कीप अगेन प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स ही उसमें रखता था। एंड यूज्ड टू प्रैक्टिस म्यूज़िक मेरा कॉन्स्टेंटली चलता था, मतलब मोस्टली उस टाइम चलता ही था म्यूज़िक दैट उस स्लॉट में, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स भी कर पाऊँ। कभी-कभी आई लाइक स्विच टू इंस्टा फॉर सम टाइम। आई यूज्ड टू इंस्टॉल देन अनइंस्टॉल कर लेता था। सो ऐसे आई डिडंट मिस आउट ऑन थिंग्स एंड आई आल्सो केप्ट माय सेल्फ डिसिप्लिन। और फिर रात में एक स्लॉट जहाँ पे फोकस वाज ऑन एनालाइजिंग द डे, थोड़ा रिवाइज करना एंड जो टारगेट्स डे के मिस हो गए उसको करना। एंड अराउंड 11 पीएम मम्मी पापा के साथ डिस्कशन कि ऐसा दिन था आपका कैसे था, एंड फिर स्लीप टाइम। ये मेरा शेड्यूल था। गॉट इट। इंस्टा आप दिन में कितने कितने देर चलाते थे? तो मैंने इनिशियली तो बंद कर दिया था, बट देन आई रियलाइज़ कि अब बर्नआउट होने लगा है, तो मैं आई यूज्ड टू इंस्टॉल एंड 10 मिनट 15 मिनट चलाया। मैक्स मैंने 1 घंटा चलाया एंड देन अनइंस्टॉल कर देता था। सो वो और मतलब और वापस हाँ, अगले दिन इंस्टॉल करते थे? हाँ, अगले दिन वापस इंस्टॉल करता था, फिर चलाता था, फिर अनइंस्टॉल, क्योंकि मैं काइंड ऑफ कुछ चीज़ों को लेके एडिक्टिव भी हूँ। हम्म। सो वो डिसिप्लिन रखना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मोबाइल फोन ही बंद कर देते ना फिर? नहीं, वो नहीं हो पाता मुझसे। एंड वो क्या है, क्वेरीज़ के लिए भी यू यू ऑफ़न नीड फ़ोन, मतलब बार-बार लैपटॉप पे स्विच करना मुझे थोड़ा ट्रिकी लगता था, तो मैं फ़ोन रखता था पास में ही।
Got it. And I'm just kidding. Massive मतलब ऐसे ही I'm just pulling your leg. So Tejas, what was your routine like? So I used to wake up at around 6 a.m. in the morning and मतलब मेरे को वर्कआउट करने का थोड़ा बहुत शौक था. So I used to hit the gym at around 6:30. 1 घंटा जो भी वर्कआउट वगैरह करना रहता था गाना बजा के वहाँ पे करके आ जाता था. So then around 8 o'clock तक मैं पढ़ने बैठता था. So मेरा फर्स्ट स्लॉट रहता था फ्रॉम 8 to 1. तो मतलब ऐसे नहीं कि बीच में ब्रेक नहीं लेता था. मतलब 2-3 घंटे बाद अगर थोड़ा मेरे को मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत हेवी हो रहा है, सो आई यूज टू टेक लाइक 5-10 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन. देन 1 बजे मतलब आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू 1 PM सो मच कि फाइनली मेरे को मतलब पढ़ाई से ब्रेक मिलेगा एंड आई गेट टू हैव लंच. कुछ तो मतलब बढ़िया खाएंगे आज. सो आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू मील्स ड्यूरिंग द डे अ लॉट. एक्चुअली मैं तो मम्मी को परेशान करके रख देता था कि आज क्या बना रहे, आज क्या बना रहे. देन आई यूज टू अगेन स्टार्ट एट 1:45 पोस्ट द लंच एंड 7 बजे तक चलता था ये इवनिंग का सेशन. तो इसमें भी अगेन 1-2 बार कभी ब्रेक ले लिया बीच में जब भी ऐसे ज्यादा हैवी हो रहा है. देन 7 PM I used to have dinner every day. 7:30 से I used to resume again and I think 10 to 10:30 तक चलता था मेरा. Got it. And ऐसा कोई फ्रेमवर्क था क्या कि थियरी सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कोई स्पेसिफिक टाइम पे करना, ऐसा कोई हाँ. कुछ था? तो थियरी I generally used to keep for the morning क्योंकि शाम तक आते आते तो फिर नींद भी आ जाती वो बुक खोल के. So I used to keep it for the morning always and practical I used to generally park it for the evening or night. Got it. Bakul, how was your routine? तो मेरा 9 बजे का होता था कि मैं उठता था, थोड़ा घूम के आना और थोड़ा फ्रेश वगैरह होना. उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके 10 बजे के करीब स्टार्ट करता था. तो पहला स्लॉट मैं रखता था 10 से अराउंड 1:30 तक का. तो उसमें वही कि बीच में 5-10 मिनट ब्रेक ले लेना, 2-3 छोटे-छोटे. और सुबह मैं रखता था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इधर AFM और FR. उसके बाद 1:30 से 2:30 तक का ब्रेक लंच के लिए और मतलब थोड़ा बहुत इधर-उधर मम्मी से बात कर ली, इधर घर में घूम आए कहीं पे. उसके बाद 2:30 से 7 PM तक सेकंड स्लॉट रखता था. उसमें भी वही मेनली DT, ITT रखता था उसमें दोपहर में, या और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ही कुछ रह गया है तो वो. उसमें भी वही 5 to 10 मिनट्स के बीच में ब्रेक, अराउंड 3-4 ब्रेक हो जाते थे. उसके बाद 7 to 8 फिर एक बड़ा ब्रेक डिनर के लिए और थोड़ा वही घूम के आना इधर-उधर. तो घर से बाहर निकलना तो ज़्यादा होता नहीं था, घर में ही थोड़ा घूम लिया, थोड़ा बात कर ली. तो 8 o'clock से अराउंड 1 AM उसमें मैं ये लास्ट थर्ड स्लॉट रखता था डे का. उसमें स्टार्टिंग में तो वही थोड़ा प्रैक्टिकल या DT, ITT. लास्ट के जो 2 आवर्स होते थे, जो नाइट के होते थे, वो क्योंकि घर में पूरी शांति होती थी और उस टाइम मैं थ्योरी पढ़ता था रात को, जनरली ऑडिट. तो उस टाइम मेरे को ऐसा होता था कि ज़्यादा नींद नहीं आ रही होती. तो उस टाइम मैं 1 PM तक थ्योरी रखता था ऑडिट का. उसके बाद थोड़ा और 5-10 मिनट फ़ोन देखा, क्या-क्या हुआ दिन में, और फिर आई यूज्ड टू गो टू स्लीप. तो ऑडिट आप बोल रहे हो रात को करते थे, हाँ. बट मतलब थियरी सब्जेक्ट रात को करना तो नींद नहीं आ जाएगी फिर? ऐसे नहीं होगा? मेरा उल्टा था. मेरे को अगर मैं सुबह पढ़ता मतलब मैं सुबह पढ़ता था तो मुझे सुबह जनरली नींद आती थी. रात को मतलब क्योंकि पूरा पीसफुल माहौल है, कोई है नहीं डिस्टर्ब करने के लिए. मैं जॉइंट फैमिली में रहता था तो कुछ ना कुछ नॉइजेस चलती रहती थी दिन भर में. रात को एकदम पीसफुल रहता था और मेरा भी कंसंट्रेशन रहता था रात को. और ये आपने बताया कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो काफ़ी मतलब जैसे डिस्टर्बेंस वगैरह भी अगर ड्यूरिंग द डे होता होगा, तो वो कैसे डील करते थे? सर मैं अलग से एक रूम में ऊपर एक रूम में ही जनरली जो स्टडीज़ करता था. अब थोड़ा बहुत जो नॉइज़ होता था वो इग्नोर करना और अपना मतलब मेन पढ़ाई पे ही फ़ोकस रखना. ऐसा कोई तुम तीनों ने कोई ऐसे हैक किया था कि जैसे वो स्पॉटिफ़ाई पे व्हाइट नॉइज़ फॉर स्टडिंग करके प्लेलिस्ट होता है, वो सुन के पढ़ाई करो, या तो कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक से पढ़ाई करो, ऐसे कोई तुम लोगों ने कभी कुछ किया है हैक इन ऑर्डर टू जस्ट स्टे फोकस्ड एंड एन्श्योर कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो? नहीं मतलब मेरे को तो आदत थी कि ठीक है थोड़ा बहुत नॉइज़ में भी हो जाती थी पढ़ाई, हुँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जनरली. तो मैंने तो ऐसा कुछ हैक ट्राई नहीं किया था.
तुम दोनों ने? मैंने किया था, मतलब मुझे तो पुणे में एक्चुअली अकेले रह के ऐसे नॉइज़ तो सहन नहीं होता था उसके बाद घर जाकर। बट मैं म्यूज़िक के साथ आई यूज्ड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो दैट मतलब शाम के टाइम में लगा लेता था, सो दैट थोड़ा चिल टाइम भी होता था एंड आई यूज्ड टू रिलैक्स, थोड़ी एनर्जी रीगेन हो जाती थी। तो कौन से टाइप का म्यूजिक सुनते थे? रोमांटिक या मतलब ऐसे कोई थ्रिलर एंड ऑल? नो, नो, सॉफ्ट सॉन्ग्स, रोमांटिक, दोनों। अच्छा, रोमांटिक गाने सुनते थे। हाँ। तो वो रोमांटिक गाने सुनते-सुनते आपको आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह की याद नहीं आती थी पढ़ाई करते टाइम? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुझे सॉफ्ट सॉन्ग्स ही पसंद है, सो ऐसा कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तेजस, यू? सॉरी, सॉरी, बिफोर दैट, सो व्हिच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग मुकुंद बाय द वे? सो अभी इट्स दिल तू जान तू, अच्छा, या थोड़ा एंड पहले गा के बताओगे सबको? नहीं, नहीं, नॉट अ गुड सिंगर। नहीं, बट मेरे को पता ही नहीं कैसा है, एक बार मतलब बताओगे कैसे कैसे लगता है ये गाना? तो ये एक पंजाबी सॉन्ग है, इट स्टार्ट्स विद तेनू की दस्सा तेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए दिल, मेरे लिए धड़कन तू, ऐसा है। ओह! या नाइस, बढ़िया है। तेजस, व्हाट टू यू? मैं ऐसे ज्यादा तो नहीं, बट समटाइम्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक FR AFM कभी कभी ऐसे गाने बजाता था। बट हाँ, थियोरी का टाइम तो ऑब्वियसली इट्स नॉट फीजिबल, तो कभी कभी ऐसे ज्यादा नहीं। बट इसके अलावा और तुम लोगों ने कोई ऐसे हैक्स नहीं यूज़ किए क्या कि मतलब पढ़ाई के टाइम कुछ तो भी, लाइक चलो ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक तो एक हो गया, बट मे बी लेट्स से मेडिटेशन हो गया या तो कुछ दूसरी चीज़ें हो गई जिससे फोकस या कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो सके? या जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो क्या करता था कि टाइम बचाने के लिए सुबह जब वो वॉशरूम जाता था, तब वो एक उसने ऑडियो प्लेलिस्ट बना रखी थी ताकि वो उससे मेमोराइज कर सके सेक्शन नंबर्स एंड वो जो प्रोविजंस होते हैं ना लॉ में एंड ऑडिट में, तो वो उसने ऐसे बना दिया था। एंड वो फिर वॉशरूम में सुबह वही मतलब प्लेलिस्ट चला लेता था। एंड मैंने भी ऐसा किया था कि मैं जॉगिंग ट्रैक पे जब जाता था तब मैं ऑडियो प्लेलिस्ट बनाया था एंड ऑडियो लेक्चर्स वगैरह सुनता था जॉग करते करते। तो ऐसे कोई और हैक्स तुम लोगों ने किए थे अप्लाई? हैक्स तो नहीं, बट आई थिंक कंसंट्रेशन मेरा, आई वुड से मतलब फिजिकल वर्कआउट करने से मेरा माइंड भी ऐसे पूरा दिन फोकस्ड रहता था, सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। गॉट इट। एंड बाकी तुम दोनों ने? नहीं, मैंने तो ऐसे कोई हैक्स वगैरह ट्राई नहीं करे। कंसंट्रेशन बना ही रहता था। लगभग कंसंट्रेशन के लिए मेरे को तो दो चीजें जरूरी थी, एक तो अच्छी स्लीप और एक अच्छा खाना। दोनों मिल जाते थे तो बढ़िया कंसंट्रेशन होता है। एक बात बताओ, तो तुम लोग तीनों ऑन एन एवरेज कितने घंटे सोते थे? मेरा तो डेली का 8 आवर्स का रहता ही था कि 8 आवर्स तो सोना ही है। मेरा 6 to 7 आवर्स का रहता था। मेरा भी अराउंड सेम, लाइक आई यूज टू एंश्योर दैट 7 घंटे की नींद तो मिले, बिकॉज उससे कम तो आई थिंक ऐसे 4-5 महीने तक सस्टेनेबल नहीं होता है। बट आई थिंक थोड़े लोग मैनेज कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं होता। तो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द 4.5 5 months जर्नी इन डिटेल। एंड इसमें मेरे को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी जाननी है तुम तीनों की। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, एक एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं एंड देन क्विकली तुम तीनों वन बाय वन तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताओ कि कौन से टाइप के रेफरेंस बुक्स यूज़ किए थे, इफ एनी, आईसीआई मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ किए थे या नहीं, आरटीपीज एमटीपीज किए थे तो कितने किए थे, कब किए थे। एंड आई वांट यू टू लाइक डीप डाइव इनटू ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। बिफोर वी गेट इनटू दैट, कैन यू टेल मी द इंडिविजुअल स्कोर्स दैट यू हैव हैड इन ऑल द सब्जेक्ट्स वन बाय वन? मुकुंद, विल स्टार्ट विद यू। Okay, so I think FR may have scored 79, AFM 97, Audit Wow, 85, 97. yeah, Okay, Audit 85, DT, IDT and IBS, I think I've scored nearby 79, 80, तीनों में से, got it. right? मेरे को FR में 85 आए हैं, AFM में 98, Oh ऑडिट में my 78। God, AFM क्या easy पेपर था क्या ये टाइम? हाँ, जो ये बार तुम बहुत इजी पेपर था एक्चुअली। 98, okay. Hmm. देन DT में आई स्कोर्ड 80 आई बिलीव, IDT में 72 एंड IBS में 79। Wow, बकुल, आपने AFM में 100 फॉर स्कोर किया है क्या? नहीं, मेरा तो एएफएम में 93 है। अच्छा, ओके। एफआर में इतना 90। इतना दुख के साथ बोल रहे हो, मेरा तो एफएम में 93 है यार, इन दोनों का नहीं, 97 98 है, मैं तो 93 हूँ। एएफएम में थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस भी आते थे तो मुझे पता था थ्योरी मेरी हम्म, ऐसी है तो ठीक है। एफआर में 90 थे और ऑडिट में 70, डीटी आईडीटी 81 ईच और
IBS में 74। गॉट इट, लवली। चलो कूल, सो लेट्स स्टार्ट विद एफआर। तो वन बाय वन ऑल थ्री ऑफ यू एफआर का बताओ कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी एंड डीप डाइव करते हैं। So I'll start. FR में आर्टिकलशिप में आई यूज टू वॉच लेक्चर्स एंड थोड़ा सेल्फ डाउट आता था कि कैसे कंप्लीट होगा, याद आएगा या नहीं, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। बट एक प्रोसेस फॉलो किया कि आई यूज टू रिवाइज इट, पहले कॉन्सेप्ट कॉपी एंड देन प्रैक्टिस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो स्ट्रैटेजी था। स्टडी लीव में मुझे लाइक रिविजन वीडियोस देखना इतने पसंद नहीं थे, सो मैं सेल्फ स्टडी पे बिलीव करता था, मेरे मार्किंग्स ऑलरेडी थे, सो आई रेफर्ड दैट। और एफआर में तो आई नेवर मिस्ड एनी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन, मतलब इंस्टीट्यूट ने भी लास्ट में उसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके बुक में डाल दिया था। सो आई डिडंट मिस एनी क्वेश्चन ऑन दैट। एंड पहले रिविजन में आई डिड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, be it from any source of FR. Then second revision में I think I focused on a few subjects, on the few questions जो मैंने मार्किंग करी थी। एंड माई फोकस वॉज कि कितना भी टाइम लग रहा है, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। सो लाइक मेरा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो अलॉटेड टाइम फ्रेम में हुआ है, बट आई मैनेज क्वाइट वेल इन 2 रिविजन्स एंड उसमें मेरा बहुत अच्छे से हो गया। एंड मैंने थ्योरी पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था इन एफआर एज वेल, बिकॉज इट कैरीज अराउंड 10 मार्क्स इफ यू अटेम्प्ट द लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो आई फेल्ट इट्स अ बिग डील एंड मैंने उस पर भी अच्छे से फोकस किया था। That was my strategy. And उसमें because institute makes I think paper from the module itself, तो as much as you practice and जितना अच्छे से लिख कर भी हम देखते हैं, so it helps a lot. एनी रेफरेंस बुक दैट यू हैड यूज्ड? So वही फैकल्टी का बुक, सार्थक सर का बुक आई रेफर्ड, एंड देन आईसीआई ने जो प्रैक्टिस मैनुअल निकाला था, क्योंकि आई परचेज लेक्चर्स 2 years बिफोर, तो मैंने फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑनलाइन पीडीएफ जो बीओएस पे अवेलेबल है उसी के थ्रू करे थे। गॉट इट, फेयर। एंड कितने साल के आरटीपीज एमटीपीज आइडियली करने चाहिए? एफआर में तो आई थिंक पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो जितने आपके पास अवेलेबल है इन कंपाइलर वो करने ही चाहिए। एंड आजकल अभी लाइक हमारे अटेम्प्ट में भी रिसेंट आरटीपी का भी एक क्वेश्चन आया था, सो रिसेंट आरटीपी एमटीपीज आर मस्ट। एंड बाकी आई थिंक 5 सालों के भी इफ समवन कवर्स राइट फ्रॉम फर्स्ट रिवीजन, तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब पेपर मैनेजेबल हो जाए। गॉट इट। तेजस? Yeah, so FR classes I had taken from Bhavik sir. So first revision, first time study during the classes, and also during my first revision, I had stuck only to his material. उनके material से only I used to revise, and उसमें जितने questions I used to solve everything independently. First revision में I watched his revision lectures again because काफी time हो गया था, and मतलब मेरे को ऐसे लगता था कि एक बार revision video देखने के बाद मतलब अगर कुछ मेरे अंडरस्टैंडिंग में गैप्स रहे हैं या अगर कुछ भी अपडेट्स वगैरह हैं तो वो लोग अपडेट कर लेंगे. सो आई यूज टू वॉच ऑल द रिविजन लेक्चर्स. देन आई ऑल्सो यूज टू लाइक बिलीव इन कनेक्टिंग द सब्जेक्ट अ लिटिल टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. मतलब ठीक है, एफआर तो हमने आर्टिकलशिप में काफी देख लिया था बिकॉज आई वॉज इन द ऑडिट डोमेन, सो ऐसे प्रैक्टिकली देखने को मिल जाता था काफी. बट देयर वर फ्यू ड्राई टॉपिक्स लाइक आई थिंक इंडियाज 101. अभी मतलब वो कितना ही काम आता है प्रैक्टिकली भी, आपको बस कोई नई कंपनी जब ट्रांजिशन कर रही है काम आएगा. सो मतलब मैं क्या करता था, जस्ट टू गिव इट फ्लेवर एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, आई यूज टू मतलब check out some reports of companies etc that are available in the public domain. जैसे 2016-17 में most of the companies transition to India, so I used to go and check out कि ठीक है इसमें कैसे ये लोग adjustments present कर रहे हैं वगैरह. So just to get a practical touch. So first revision में I think yeah, I did a comprehensive coverage of all the questions जो भी sir के material में है. And then second revision में I got a little bored, so I thought that also let's explore the ICI material because generally professors they don't add everything that is there in the ICI material, क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आने का चांस ना के बराबर होता है, so they don't add it in their material. But मैं सोचा ठीक है यार, थोड़ा बोर हो रहा है तो ये भी देख लेते हैं, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा अपने को. So ICI material I didn't used to study from it, but I used to glance through कि इसमें क्या क्या additional topics वगैरह है. Because even from IBS point of view, मतलब they used to tap in areas that they don't generally cover in the core paper. मतलब जैसे FR में disclosures वगैरह पूछ लिए जो मेन पेपर में तो कभी पूछ ही नहीं सकते वो लोग. So I used to skim through it as well, and then
FR के लिए I also covered all the MCQs that are available on the BOS portal, and I solved all the recent PYQs, MTPs, RTPs that were issued or published subsequent to my professor's material. बकुल? तो फॉर मी जब एफआर की क्लासेस में कर रहा था तो उस टाइम मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं क्लासेस के साथ साथ जैसे सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं मैं पॉज करके सर से पहले उसको सॉल्व करूं, फिर जब सर कराते थे तो मैं उसको रिव्यू करता था कि मैंने क्या किया, सर ने क्या आंसर निकाला। तो उस टाइम क्योंकि मेरी साथ साथ में रिटर्न प्रैक्टिस हो जाती थी तो रिवीजन का टाइम क्योंकि बहुत बार रिवीजन स्किप हो जाता था मतलब टाइम नहीं मिलता था, तो उसके लिए मेरे लिए ये बेस्ट रहता था। फिर जब फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैंने यही फोकस किया कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा मैं पढूं, एक एक क्वेश्चन जो है जो मटेरियल का है वो सॉल्व करूं। मैं प्रवीण जिंदल सर का ही मटेरियल मैंने रेफर किया था, उनकी क्वेश्चन बैंक। उन्होंने लगभग सारी पास्ट आरटीपी एमटीपीस के जो क्वेश्चन थे, पीवाईक्यूज, वो सब कवर किए हुए थे। तो मैंने उसको ही रेफर किया था फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन के टाइम पे मैंने कुछ क्वेश्चंस टिक मार्क कर लिए थे कि इनमें मुझे दिक्कत आ रही है या ये कुछ यूनिक है, इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स। तो वही एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना और उसके बाद एक बार जो क्वेश्चंस मैंने टिक मार्क किए हैं उनको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद थर्ड रिवीजन के टाइम पे जो सेकंड रिवीजन के टाइम पे मैंने और फिर शॉर्टलिस्ट कर लिए क्वेश्चंस कि अब ये हो पा रहे हैं, कौन से बचे। फिर थर्ड रिवीजन के टाइम पे वही एक बार कॉन्सेप्ट रीड आउट करना और जो क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने सॉल्व किए। फिर मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे। उसके बाद मैंने जो लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी थी उसको सॉल्व किया था। उसके बाद पेपर के 1.5 डेज जो पहले था उसमें भी मेरी सेम स्ट्रेटेजी थी कि पहले एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँ सारा। कॉन्सेप्ट मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था कि कॉन्सेप्ट तो एक बार मतलब क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो क्वेश्चंस में भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एक बार सारे पढ़े, जो क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे वो कर लिए और आईसीआई मटेरियल मैंने रेफर किया था कुछ थ्योरी पढ़ने के लिए या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो छूट गए हैं क्लासेस में उनको रेफर करने के लिए। आइडियली तुम तीनों के हिसाब से मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए और कब-कब देने चाहिए? मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे। तो मेरा ये था कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो जब सेकंड रिवीजन खत्म हुआ, थर्ड रिवीजन चल रहा था, तो उस टाइम मैंने दोनों मॉक टेस्ट दिए थे। सारे सब्जेक्ट्स के लिए? सारे सब्जेक्ट्स के लिए आईबीएस को छोड़ के। ओके। मुकुंद एंड तेजस? तो मैंने एक ही मॉक टेस्ट लिखा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 2-3 लिखो। मेरे लिए स्पीड वाज द इशू, तो मैंने सिर्फ उसको चेक करने के लिए एक मॉक लिखा था एंड आई अटेम्प्टेड आफ्टर सेकंड रिवीजन, पर आईबीएस के लिए मैंने भी मॉक नहीं अटेम्प्ट किया। So I was a strong believer in mocks, and one of my senior had suggested that after every revision try writing a mock. So मेरा strategy यही रहता था that जैसे okay FR का एक revision हो गया 12 दिन में, now I'll write a mock. Then AFM का एक हो गया, I used to write a mock. So after every such revision I used to write one mock each. So ऐसे करके 2-3 mocks हो गए थे मेरे हर सब्जेक्ट के। ऑडिट एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने मतलब सोचा अभी तो मैं नहीं लिख सकता, ये उल्टा मेरा कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा। सो ऑडिट के लिए आई हैड रिटन 2 मॉक्स। अदर देन दैट फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स आई हैव रिटन 3 मॉक्स। आईबीएस के लिए आई ट्राइड राइटिंग 2 मॉक्स, बट ठीक है, आईबीएस के लिए मेरे को लगा कि इट्स मोर ऑफ इट्स अ वेरी कंपार्टमेंटलाइज्ड सब्जेक्ट, मतलब 4 केस स्टडी है, 4 घंटे हैं। सो even if you don't write a complete mock, if you practice one case study every day for like 1 घंटे का टाइमर लगा के एग्जाम एनवायरनमेंट में, so even that will work. Got it. Let's talk about the next subject, AFM. So AFM again I started after FR and my sir used to dictate a few things on the recordings and वही उसके ही हम कॉन्सेप्ट कॉपी बनाते थे, तो तभी रिवीजन काफ़ी अच्छे से हुआ। एंड देन स्टडी लीव में द अप्रोच वाज AFM में I did all of the questions in writing in my first revision, so I took some good time, around 10 to 12 days for that. फिर मैंने सॉर्ट आउट कर लिया क्योंकि AFM ऐसा है कि पहले किया है बट स्टिल इट गेट्स ट्रिकी इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट थिंग्स। सो इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इन माय फर्स्ट रिवीजन।
सेकंड रिवीजन में आई रेफर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन. सो मेरी एक सर की चैंपियंस बुक आती है. सो इट हैज़ द क्रिस्प थियरी एंड द लास्ट डे क्वेश्चंस. तो मैंने उसकी बार-बार प्रैक्टिस करी. एंड एएफएम में भी आई डिड 2 रिविजन्स ओनली. एंड थैंकफुली हमारे अटेम्प्ट में 2 दिन थे. सो आई गॉट टू रिवाइज़ अगेन एंड आई रिवाइज्ड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चंस ओरली. सो दैट हेल्प्ड स्कोरिंग 97 इन द एग्ज़ाम्स. एंड थोड़ा पेपर भी ईज़ी था, तो पेपर बहुत टाइम पे हो गया. लाइक around 2 hour 40 minutes में I was able to complete the paper. So overall AFM मतलब again same as FR. I focused on theory. I focused on practicing while attempting classes. तो उससे एक strong base बना मेरा. Got it. And strategy around mocks in that was again I preferred writing one mock. And बाकी मैंने इंस्टीट्यूट की MTP RTP I used to do. एंड मैंने बीच में ऐसे हैबिट बना लिया था इन लास्ट 2 मंथ्स ऑफ माय स्टडी लीव. अगर मुझे कुछ ब्रेक लेना होता था तो आई यूज्ड टू स्विच माय सब्जेक्ट एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम द मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने पास में रिलीज किए. एंड आई थिंक हमारे अटेम्प्ट में दे आल्सो प्रिपेयर्ड अ कंपाइलर ऑफ द मॉक टेस्ट. मैं उसके ऐसे ही रैंडमली एमसीक्यूज सॉल्व करता था, तो कॉन्सेप्ट्स मेरे अच्छे टेस्ट हो जाते थे एंड आई यूज्ड टू गेट अ गुड ब्रेक फ्रॉम द सब्जेक्ट व्हिच आई वाज डूइंग. Got it. Tejas, yours? तो आई थिंक एएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बिकॉज एंड लाइक इट्स अ वेरी ओपन एंडेड सब्जेक्ट, राइट. एवरी अदर सब्जेक्ट जैसे इंडियस आपका है, इट्स बाउंड बाय द इंडियस फ्रेमवर्क. ऑडिट है, दैट इज बाउंड बाय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. यू हैव डीटी आईडीटी, दैट इज बाउंड बाय द प्रोविजंस. अब ऑडिट है, मतलब एएफएम ऐसा सब्जेक्ट है दैट दैट हैज नो बाउंड्रीज, राइट. इट्स एन ओपन एंडेड सब्जेक्ट. सो आई थिंक यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंस्टीट्यूट का जिस दिन मन होगा दे कैन give us very flowery questions. So I think सबसे पहले I focused on conceptual clarity. इसके लिए I also used to मतलब ऐसे just for the kicks एक बार मैंने तो मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई की थी कि चलो एक बार करके देखते हैं कि हाउ डू डेरिवेटिव्स एक्चुअली वर्क. सो वो भी एक बार मैंने ट्राई किया. देन स्टडी लीव में अगेन इट वाज मोर ऑफ प्रैक्टिस, कि मतलब जितने बार you can try practicing the concepts again and again, you'll keep getting better, because एक बार आपके concepts clear हो गए उसके बाद it's just a practice game. So I think उसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी मेरे को, because AFM was always my favorite subject. Got it. Bakul? फॉर मी एएफएम मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था. एएफएम का प्रैक्टिकल पार्ट ले तो थ्योरी ये था कि मुझे थ्योरी एएफएम का इतना पसंद नहीं था. सो ड्यूरिंग द क्लासेस मैंने साथ साथ प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस. ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन मेन फोकस वही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे था. और थ्योरी को मैंने लीव कर दिया था फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे. ड्यूरिंग सेकंड रिवीजन मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर सेकंड रिवीजन के टाइम पे ये था कि मैं लिखने के बजाय, क्योंकि मुझे ये था कि मैं लिख लूंगा, क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं कर लूंगा. मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता था कि कैलकुलेटर पे मुझे हो पा रहा है या थोड़ा बहुत लिख के. देन इन द थर्ड रिवीजन मैंने फिर से एएफएम में जो मेन ट्रिकी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किया, और थर्ड रिवीजन पे मैंने थ्योरी को टेकअप किया, क्योंकि थ्योरी मेक्स अराउंड 16 to 20 मार्क्स इन द पेपर. तो ये था कि थ्योरी लीव तो नहीं करना है, पढ़ना तो है. तो थर्ड रिवीजन के टाइम पे मैंने थ्योरी लिया था. तो यही था कि मेरा मतलब प्रैक्टिकल तो काफी स्ट्रांग था एएफएम में, पर थ्योरी में थोड़ा बहुत था. लेकिन आईसीआई की स्टडी मैट से मैंने थ्योरी को प्रैक्टिस किया था, उसको पढ़ा था एक दो बार. सो दैट हाउ एएफएम स्ट्रेटजी. Got it. Next कौन सा है? Audit है, right? ठीक है, audit. So audit I tried doing self during my articleship days. So इंटर में audit was a complete different feel, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है. एंड फाइनल्स में क्योंकि आर्टिकलशिप ऑडिट से था तो आई फील्ड में सेल्फ कर सकता हूँ, बट आई कुडंट मैनेज. तो फिर मेरे एग्जाम लीव्स में आई स्टार्टेड. तो फर्स्ट रीड आई गेव फ्रॉम मॉड्यूल, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. आई डिडंट वांटेड कि मैं आधा प्रिपेयर करूँ इन माय फर्स्ट रीड. सो आई रेड द एंटायर मॉड्यूल. आई प्रिपेयर्ड माय कॉन्सेप्ट्स. और आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत हेल्प किया. बट आई प्रिपेयर्ड माय कॉन्सेप्ट्स एंड फिगर्ड आउट कि मुझे आगे कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है. सो माय फर्स्ट रिविजन वाज अराउंड 17 days. You can call it as a first read. Then second revision में I switched to faculty's book. So I referred Kiswani sir and Sarthak sir's book. तो
वहाँ पे आई यूज टू लाइक बस अब बहुत क्विकली आई फोकस नाउ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पार्ट वाज सॉर्टेड. So I focused on how can I present the things and how I can remember things. So second revision was focused around that. एंड क्योंकि ऑडिट में यू हैव टू कीप टच, सो आई ट्राइड कि मैं रोज उसे पढ़ पाऊँ, बट ड्यू टू आई हैड टू गिव टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स, तो ऑडिट मेरा डेली नहीं हो पाता था. सो आई रेफर्ड देयर इज अ फैकल्टी अंकुश चिरिमल. सो मैं उनके ही हैज अपलोडेड अ मैराथन ऑन यूट्यूब. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, वो 15 मिनट में एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मेरा कवर हो जाता था. सो आई यूज्ड टू रेफर टू दैट. अच्छा कॉन्फिडेंस आता था एंड इट सेव्ड माई टाइम. सो उससे मेरा कॉन्स्टेंट रिविजन होते गया. एंड आई थिंक बिफोर द प्रिपरेशन डेज फॉर FR, जो पेपर के पहले का टाइम होता है, उससे पहले आई गिव अ थर्ड रिविजन फॉर ऑडिट 6 days का. एंड फोकस वाज एंटायरली ऑन कॉन्सेप्ट्स. मैंने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए ऑडिट में. ओनली द मॉड्यूल क्वेश्चंस आई डिड एंड वो मेरा फिगर आउट हो गया. कॉन्सेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग था. सो थियोरी में माई स्ट्रैटेजी ऑलवेज हैज बीन आई हैव टू फोकस ऑन MCQs. एंड उसकी मुझे जैसे टाइम मिलता था या आई यूज टू टेक ब्रेक्स, तो मैं उसमें RTP MTP ऐसे ही सॉल्व करता था. एंड आई यूज टू प्रिपेयर फॉर MCQs. सो दैट वाज ओवरऑल माय स्ट्रैटेजी. Bakul, we can listen to yours. तो ऑडिट के टाइम पे ये था कि क्लासेस के टाइम पे मैंने रिवीजन तो नहीं हो पाया था, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया था कि सारे जो स्टैंडर्ड्स है वो मैं ढंग से समझ पाऊँ. एथिक्स है उसमें मुझे क्लैरिटी आए. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन मैंने फिर दोबारा से वही किया था. पंकज गर्ग सर की बुक थी रेफरेंसर, उसको मैंने रेफर किया था. उनका बुक क्या है, वो पूरा ICI मॉड्यूल पे बेस्ड है. सो उनको उन्होंने थोड़ा टेबुलर फॉर्म में और थोड़ा पॉइंट फॉर्म में ब्रेकअप किया हुआ है उसका. तो इट वाज अ रियली हेल्पफुल कि उस पॉइंट. सो फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे भी मैंने ये था कि मैं पूरा पढूं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लूं कि क्या मतलब क्या स्टैंडर्ड बोलता है, क्या उसमें क्या ड्यू प्रोसीजर दिया हुआ है, एथिक्स में क्या क्लॉजेस हैं. कुछ जो प्रोसेस बेस्ड जो चैप्टर्स होते थे ऑडिट में, जैसे बैंकिंग हो गया, NBFC हो गया, सो उसके लिए मैं खुद से ही पढ़ के ऑडियो नोट्स बनाता था कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उसे सुन लूँ. और ऑडिट के लिए ये होता था कि मैं 1 से 2 घंटा डेली मैनेज करता ही था कि मतलब बाकी सब्जेक्ट में, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा ऑडिट सबसे वीक है, तो मैं बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑडिट पे टाइम डेली 1 to 2 आवर डेली फोकस करता था. उसके बाद फिर सेकंड रिवीजन के टाइम पे मैंने फोकस ये किया कि मैं कीवर्ड्स थोड़े याद रखूँ, स्टैंडर्ड के नंबर्स एंड नेम्स याद रखूँ, जो क्लॉजेस हैं एथिक्स में वो याद रखूँ. सो ये मेरा अप्रोच था. और मॉक्स मैंने ऑडिट के लिए 3 मॉक्स दिए थे क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था ऑडिट में. तो मैंने 3 मॉक्स लिखे थे कि मैं मतलब इम्प्रूव कर पाऊँ कि मुझे ऑडिट में लिखना कैसा है. और मैंने क्वेश्चन बैंक भी रेफर किया था पूरा कि किस तरह के पास में क्वेश्चंस आए हैं. लिख के तो मैंने सॉल्व नहीं किया था कुछ भी, पर मेरा ये था कि मैं माइंड में फ्रेम कर लेता था आंसर कि मुझे इस तरह से लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर. और फिर मैं देखता था कि ICI ने किस तरह से इसे प्रेजेंट किया है, तो उसमें मैं कंपेयर करके निकालता था कि मुझे किस तरह से इम्प्रूव करना है इसको क्वेश्चन के आंसर को. Got it. Tejas, your strategy? या सो ऑडिट इज आई थिंक वन सब्जेक्ट जिसमें मैक्सिमम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इट्स कंप्लीटली थियोरी. सो इनिशियली मतलब आई हैड डन क्लासेस फ्रॉम शुभम केशवानी सर. सो मेरे क्लासेस बहुत पहले ही हो गए थे, स्टडी लीव से आई थिंक 14-15 महीने पहले ही हो गए थे, तो वो ऐसे ज्यादा मेरे को याद नहीं था व्हेन स्टडी लीव स्टार्टेड. ऑल्दो आई ट्राइड रिवाइजिंग इन बिटवीन बट उतना ज्यादा याद नहीं था. So I started from scratch again. I watched his revision videos, and I think audit, I believe, is one subject where your visual memory plays a very key role. मतलब आप बार बार एक ही पेज को देखोगे, पलटाओगे, तो आपको वो चीजें दिमाग में याद रह जाएगी. सो आई यूज टू स्टिक टू वन मटेरियल. मतलब जो भी मेरे को करना है मैं एक ही बुक में सारे मेरे नोट्स वगैरह लिख लेता था, सारे एक्रोनिम्स या जो भी जोक्स वगैरह जो सर बोलते थे क्लास में वो सब मैं एक ही बुक में लिख लेता था. So I used to keep revising that material again and again and again and again ताकि एग्जाम में वही विजुअल मेमोरी मेरे को याद रहे. सो ऑडिट के लिए वन एडिशनल थिंग आई डन इज आफ्टर द फर्स्ट रिविजन, मॉक तो नहीं लिखा था मैंने, बट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड रिविजन आई यूज टू स्टडी ऑडिट एवरी डे फॉर 2 hours इन द इवनिंग. सो जिससे कि आई डोंट लूज टच ऑफ द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई फेल्ट कि अगर मैं ऑडिट को मतलब
थोड़ा शुरू में ज्यादा एफर्ट दे दूंगा, so probably it will then become an easier task later on. So I did one extra revision for audit in between, and then even after my third revision, I had I think a week's time left, so I had again revised audit in the next couple of days. Got it. Next कौन सा? I think direct tax, right? Yes. Cool. So Mukund DT. Yeah. So DT के लिए I finished my lectures around मतलब just before the study leave. तो बहुत फ्रेश था वो मेरे माइंड में. सो DT से लाइक फोकस यही था क्योंकि बीबी सर के क्लासेस इतने इंटरेक्टिव लगते थे मुझे. सो आई नेवर फेल्ट बोर्ड और समथिंग लाइक दैट, और बहुत अच्छे से मुझे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए. आई जस्ट फेल्ट द सब्जेक्ट इज टू वास्ट, सो इट इज नेसेसरी कि we find our comfort zones in that. So I made a strategy that I'll focus on that topics जो मुझे interesting लगे, which are scoring. So I focused on international taxation. I focused more on trust taxation and taxation for certain types of entities such as partnership firms. So उसको मैंने strong किया in my first revision. And क्योंकि PGBP capital gains it's all continued from CA Inter, तो वो एक तरीके से strong था ही. So DT में overall थोड़ा ABC analysis से I used to prepare. एंड जैसे कॉन्फिडेंस आता था देन आई ऑल्सो डिड द थियरी पार्ट. सो फर्स्ट रिविजन का स्ट्रैटेजी वाज अगेन डूइंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, बट हाँ कुछ कुछ ही लिख कर करता था. सेकेंड रिविजन में आई अगेन स्टार्टेड विद कॉन्सेप्ट्स, बट मुझे DT में सेकेंड रिविजन में बहुत टाइम लगा एंड द रीजन was the subject was very vast. So but I didn't panic kind of. मैंने मतलब I gave enough amount of time which was necessary and थोड़े days extend भी करे. And strategy was very similar. First focusing on the concepts, revising them, focusing on the recent case laws, and इसमें I would like to say कि MTP RTP of last 2-3 attempts is very very important because there are multiple amendments and amendments ultimately बहुत ज़्यादा important होते हैं. Like हमारे attempt में there were amendments in capital gains and I think assessment procedures. So we focused on that and मतलब second revision में I think मैंने मॉक भी लिखा था. सो ओवरऑल स्ट्रेटेजी वाज लाइक वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस. So Tejas, yours. Yeah, so DT के लिए I had done live classes with VB sir. So with the classes itself, I used to revise in the evening whenever possible. And हम सब friends का एक doubts discussion group था. So with the classes itself, we used to discuss the doubts and questions etc. with each other. मतलब हम थोड़ा एक्स्ट्रा एनालिसिस भी करते थे कि अगर ये प्रोविजन के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा तो मतलब हाउ विल इट वर्क आउट. सो वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एनालिसिस ऑन द सब्जेक्ट. एंड DT में मतलब मेरे को ऐसे लगता था हमेशा दैट इफ आई अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द प्रोविजन देन आई विल बी एबल टू बेटर रिमेंबर द प्रोविजन. मतलब क्योंकि उसके अलावा तो इट्स जस्ट मतलब प्लेन लॉ, राइट? ऐसे लिखा हुआ है कि अगर टैक्स रेट इतना है तो इसका इतना, इसका कम है तो इसका कम है. सो मतलब अदरवाइज ऐसे मेरे को याद रखने बहुत दिक्कत होती थी. सो आई यूज्ड टू ट्राई टू मेक सम लॉजिक ऑफ माय ओन और probably research or analyze a little to understand कि what is the logic behind the provision. And DT फर्स्ट डिवीजन में तो मेरे को ऐसे लगा था दैट ओके एक एक टॉपिक तो मैं उठा के कर रहा हूँ, होते जा रहा है, बट एट द एंड मतलब इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. सो अब पूरा अगर मेरा NR टैक्सेशन होने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि मैथ में क्या पढ़ा था ये तो याद ही नहीं है. सो it took me I think a couple of revisions, more than a couple of revisions to actually get a good grip over the subject. And yeah, I think mainly mocks वगैरह भी काफी helpful रहते थे. So that was my overall DT strategy. तुम तीनों ने बीबी सर से ही क्लासेस लिए क्या DT के? Yeah. Oh wow. Yes. Big shout out to Mr. Bawar Burana sir for Yes. teaching All India Rank 1, 2 and 3. I mean, I'm very close to him and he's a very dear friend. So, by the way, उन्होंने तुम तीनों का नंबर भी दिया है. So, special thanks to him. So, तुम तीनों को मैसेज भी उसी के थ्रू ही कर पाया मैं. But yeah, Bakul, over to you. DT के लिए जब भंवर खुराना सर की क्लासेस हो रही थी तो उस टाइम मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखता था. मेरी जो आर्टिकलशिप का एक मेजर टाइम मैंने स्पेंड किया था डायरेक्ट टैक्सेशन फील्ड में, उसमें भी लिटिगेशन वाले पार्ट में. तो जैसे जो न्यू टॉपिक्स होते थे जैसे असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, ट्रस्ट टैक्सेशन हुआ, तो उसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर था. तो आई वाज रियली कंफर्टेबल इन DT. उसके अलावा DT AA जैसे चैप्टर हो गए तो मैंने उनको
रियल लाइफ में पढ़ा था, उनको इंटरप्रेट किया था। सो उसमें मुझे काफ़ी ग्रिप थी इन डीटी में। तो उसके बाद फर्स्ट रिवीजन जब मैंने किया तो मेरा फोकस यही था कि मैं प्रोविजंस को याद रख पाऊँ, जो मेन जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं उनको याद रख पाऊँ कि उसमें क्या रेट लगेगी, क्या टैक्स रेट होगी, क्या-क्या एडजस्टमेंट्स होंगे अगर मैट है तो उसमें। तो मेन जो लर्निंग वाली चीज़ें थी मैंने उस पे फ़ोकस किया था। प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। सारे नहीं बट फ्यू जो मुझे लगता था कि ये प्रैक्टिस करने चाहिए, उन्हें मैंने प्रैक्टिस किया था। सेकंड रिवीजन में मैंने जो टॉपिक्स ऐसे थे जो जिनमें मुझे कम्फर्ट नहीं था, जो मुझे लगता था कि इसमें मुझे थोड़ा डाउट है या थोड़ा और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो सेकंड डिवीज़न पे मैंने मेन फ़ोकस उन पे रखा था। बाकी टॉपिक्स भी किए थे साथ में। देन 2 मॉक्स जो मैंने दिए उसमें क्योंकि आपको डीटी के प्रोविज़न तो आते हैं, पर आपको जो क्वेश्चन कैसे प्रेज़ेंट करना है, उसमें थोड़ा डाउट रहता था कि अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था कंप्यूटेशन का, तो उसको आपको पूरे क्वेश्चंस को कैसे प्रेज़ेंट करना है, उसको कैसे टैकल करना है। अगर आप 30 मिनट्स उसमें लगा रहे हो, तो उन 30 मिनट्स में कैसे उसे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वो स्ट्रैटेजी के लिए मैंने मॉक्स लिखे थे और मेजरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी थर्ड रिवीजन के टाइम पे। गॉट इट। इनडायरेक्ट टैक्स? सो इनडायरेक्ट टैक्स में आई स्टार्टेड आई थिंक बिफोर ऑडिट, मतलब ऑडिट के सेल्फ स्टडी को ट्राई देने से पहले। सो इनडायरेक्ट टैक्स में माय फैकल्टी, आई वाज चूजिंग माय फैकल्टी, सो वन ऑफ माय सीनियर सजेस्टेड कि अक्षांश गर्ग सर के साथ जाओ। सो आई वॉच्ड हिज डेमो एंड इट वाज वेरी फनी, सो आई फेल्ट कि चलो लेट्स ट्राई कि थोड़ा फनी करते करते पढ़ते हैं। एंड हिज क्लासेस यूज्ड टू बी, मतलब वो रिकॉर्डेड में भी लाइव वाला फील आता था एंड काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए एंड वो एक हैबिट बन गया फिर लिसनिंग टू हिम, वाचिंग हिज रिविजन लेक्चर्स एंड उनके साथ पढ़ना। सो फोकस प्राइमरीली यही चीज़ पे था। जैसे कि तेजस ऑल्सो मेंशन्ड, मेरा फोकस यही था कि आई अंडरस्टैंड व्हाट्स द इंटेंट बिहाइंड अ कॉन्सेप्ट। एंड उससे क्या होता था, जीएसटी में बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स भी आए हैं। सो वंस यू अंडरस्टैंड द इंटेंट, वो जो अमेंडमेंट्स इट बिकम ईजी एंड एग्जाम के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू फोकस अमेंडमेंट्स पे, बिकॉज पेपर में हेविली अमेंडमेंट्स आर आस्क्ड। सो जैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहती थी तो इवेंचुअली वो चीज़ें कवर हो गई। एंड लाइक डीटी, इसमें भी एमटीपी आरटीपी ऑफ आई थिंक पास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आई डिड एज अ मस्ट। आई गिव 2 रिविजन्स एंड फोकस यही था, आई कवर कॉन्सेप्ट्स एंड आईडीटी में आई थिंक थियरी इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट थियरी, preparing it and also revised it in all of my revisions. So that was a strategy ki practical subjects mein bhi I used to give a lot of importance to theory, because that gave me a comfort ki paper kharab bhi aaye so I can cover it by theory and improve my marks. Tejas, yours? So for IDT, I had enrolled for Vishal Bhattar sir's classes. So he had a very pictorial way of teaching actually. मतलब ऐसे बहुत एनिमेशंस वगैरह यूज करते थे कस्टम्स वगैरह में भी. सो मतलब ऐसे मेरे को मजा आता था उनके क्लासेस में. He used to explain the legislative intent again very properly in the classes. So I used to be able to connect to him. क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप के टाइम आईडीटी प्रैक्टिकली देखा नहीं था. तो इट वाज प्योरली what do you say, book reading for me. So I used to try to connect it to the practical world as much as possible. I used to follow the latest amendments, news वगैरह जो भी अभी गवर्नमेंट के लेटेस्ट पॉलिसीज वगैरह आने वाले हैं. I used to keep following and tracking them so that मतलब मेरे को ऐसे लगे that I'm connected to the subject. And then as मुकुंद mentioned कि मतलब amendments तो मतलब DT and IDT में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं. मतलब आई थिंक इजीली 5 to 10 मार्क्स तो मिनिमम अमेंडमेंट से ही आता है हमेशा ये दोनों सब्जेक्ट्स में. So I used to focus on amendments a lot. And so Vishal sir actually has a chart book कि मतलब basically 100 पेज का उनका एक चार्ट बुक है. So in that he basically covered the entire subject. So मेरे को वो काफी अच्छा लगा क्योंकि मतलब आपको बार बार पेजेस फ्लिप नहीं करने पड़ते हैं to cover multiple concepts. Everything is visible on one page itself. So I used to, मतलब initially I revised from his concept book, but for last day revision I only opened the chart book. So that was very helpful. But I think overall
IDT, I don't know why, but I scored the least out of all of my subjects. But still, it was a very fun learning experience for me. Got it. Bakul? तो आई टुक आईटीटी क्लासेस फ्रॉम विशाल सर ऑल्सो। उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो काफ़ी बढ़िया लगता था, जब वो क्लास में पिक्टोरियल तरीके से सब कुछ पढ़ाते थे, चार्ट बुक अपडेट कराते थे और हर चीज़ का हर प्रोविज़न को डिटेल में समझाते थे और क्या लेजिस्लेटिव इंटेंट था, तेजस ने जैसा ब्रीफ किया। तो उस टाइम क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती थी आपकी, जो भी प्रोविज़न्स थे उसमें। तो ड्यूरिंग रिविजन्स मैंने जो उनकी मेन बुक थी उसको रेफर किया। उनकी चार्ट बुक मुझे जब मैं पढ़ रहा था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, तो मैंने चार्ट बुक पे इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि डिटेल में मुझे सब कुछ पढ़ना चाहिए, जो क्लैरिफिकेशंस है, अमेंडमेंट्स हैं, जो पूरे पूरे प्रोविजंस है। तो मैंने चार्ट बुक को नहीं रेफर करके जो मेन बुक उनकी होती थी, जो अराउंड 600 पेजेस की होती थी, मैंने वो रेफर करी थी, ताकि मैं डिटेल में सब कुछ पढ़ सकूं। तो वही था कि फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाकर ज़्यादा फोकस रखा था, और जैसे जैसे एग्जाम नियर आए थे, फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया था कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच रखनी है पेपर में, उसकी तरफ। Got it. And last subject IBS, right? तो IBS में कैसे प्रिपेयर किया था? IBS अभी कैसे केस स्टडी बेस्ड होता है, राइट? मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉस्टिंग, लॉ एंड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड 4 केस स्टडीज होते हैं, राइट? Right. So there are questions like 5 MCQ and 3 descriptive for each case, and it's 7 subjects in all of those questions. मतलब अलग-अलग questions में 7 subjects. So it's a really tough mental exercise वहाँ paper देकर भी. So IBS, what I did was मैं case studies orally solve करता था, and I think 1 or 2 case studies I did by writing. But I realized कि कितना भी practice कर लो, जो main paper है, it is going to be different, and with ICI using multiple tools to set the paper, वो tough होने ही वाला था। And हमारे attempt में I think IBS was the toughest paper। मतलब 5 पेपर इतने इजी आए थे कि लास्ट पेपर में we were thinking कि क्या ही होगा, मतलब और इजी आने वाला है, या attempt is going to be like that, but it was a surprise and a bomb। प्रिपरेशन वाइज आई थिंक मैंने लॉ एंड कॉस्टिंग को सोचा था कि मैं टाइम अलोकेट करूंगा, बट आई कुडंट। लाइक आई थिंक आई रेफर्ड इट इन लास्ट 1.5 days, रेफर्ड सम डिटेल्ड इंडेक्सेस, एंड उसके थ्रू प्रैक्टिस करके आई प्रिपेयर्ड फॉर द IBS पेपर। एज सच आई विल रिकमेंड, मतलब आई हैव नॉट डन इट, बट आई वुड रिकमेंड कि IBS के मॉक्स शुड बी गिवन, and it should just be a time management का test, because that is very important। there are multiple skills जो उसमें test हो रही है, and one should prepare for that। Tejas, yours? Yeah, so for IBS, I think सबसे पहले तो आपके जो स्पॉम वाले सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट एंड लॉ, आई थिंक उस पे थोड़ा अपने को शुरू से ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ड्यूरिंग स्पॉम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी डोंट डू इट इन as much depth as we cover other subjects, but at the end of the day it will come and bite back in IBS, because these two subjects I think have a weightage of 35 to 40 marks। so सबसे पहले उन वो दो सब्जेक्ट्स का भी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर everything that is there, but you still need to know that there are these concepts that exist, and at in which chapter which concepts are there। so मतलब आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर का तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स में क्या क्या है। सेकेंडली अगेन मतलब IPS फॉर मी वाज लाइक आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 1 केस स्टडी एवरी डे। मतलब मैं 1 घंटे का टाइमर लगाता था, मेरे सारे बुक्स मतलब एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट की तरह पास में रख के आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 1 केस स्टडी एवरी डे। आई मोस्टली यूज्ड टू डू पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ओनली, बिकॉज मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे ICI ने जो BOS पे दे रखे हैं, मतलब दोस केस स्टडीज एंड व्हाट दे आर आस्किंग इन एग्जाम्स आर कंप्लीटली मतलब डिफरेंट। कि मतलब एग्जाम में आपको बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ केस स्टडीज है, मतलब जो आप 1 घंटे में कर सकते हो, बट BOS पोर्टल पे समटाइम्स देयर आर वेरी लेंथी केस स्टडीज एंड ऑल, मतलब which you won't really expect in the exam। so I used to focus on previous papers more। then I think for IBS you can either be someone who's carrying a 300-page index, or you can be someone who has a overall understanding of the ICI material। so मतलब मैंने तो ऐसे किया था that I had gone through all the ICI material books as well, so that at least I know कि कौन सा concept कौन से material कौन से module में है।
अब जैसे नाउ वी हैव 5 मॉड्यूल्स फॉर एफआर, 4 फॉर डीटी, 4 फॉर आईडीटी। अब वहां पे आप कितना भी लेके जाओगे, आपको फिर वहां पे पहले अगर बुक की कौन सी उठानी है वही नहीं पता चलेगा, देन इट विल बिकम अ टोटल डिजास्टर। So I didn't have a very detailed index. I just had a one pager index in which I just noted down कि कौन सा चैप्टर कौन से मॉड्यूल में है। And I think IBS is one paper where institute also wants to test our physical ability other than mental. No, I was actually carrying 20 to 25 kgs of books to the exam. Now I knew that it is not practically possible कि मैं वहां पे सब कुछ खोलूंगा, बट ऐसे होता है that वहां जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना यार, कि मैंने काश ये बुक भी लेके आ जाता, इसमें एक कहीं कोने में कुछ लिखा हुआ था। So I thought that okay, I will not refer all the books, but I'll still carry everything. And मेरे को एक्चुअली शुरू में पता नहीं था कि फैमिली इज अलाउड टू एक्चुअली हेल्प यू विथ योर बुक्स ड्यूरिंग दैट डे। तो मैंने तो भैया को बोल दिया था कि नहीं आप चले जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। देन आई रियलाइज कि ऊपर मतलब थर्ड फ्लोर तक पहुंचते ही मेरी हालत खराब हो गई वो दिन। सो मैंने ऐसे सुना है कि लोग सूटकेस वगैरह भी लेके आते हैं, राइट? या आई कैरी 2 suitcases फॉर IBS। My exam environment felt as if it is a railway station and we are going to board a train. पूरा एकदम वैसे ही वाइब था आते टाइम जाते टाइम। एंड आई रिमेम्बर मेरे पापा आए थे ऊपर एंड ही यूज्ड टू से तुम एग्जाम कैसे दे रहे हो इस एनवायरनमेंट में। इट वाज सो कंजेस्टेड, एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस था मतलब उसमें तो। आई एग्री। एंड बकुल आई थिंक योर सो सॉरी आई थिंक ऑल्सो IBS में एक चीज जरूरी है कि मतलब आप रेगुलर पेपर्स में आप थोड़े टॉपिक्स ओवरलुक कर देते हो। जैसे AFM में देर इज अ लॉट ऑफ थियरी इवन इन द प्रैक्टिकल चैप्टर, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, मर्जर एक्विजिशन हो गया, ये सब चैप्टर से थियरी कभी आता नहीं है AFM पेपर में, बट दे स्टिल ट्राई टू टैप दोज एरियाज इन द IBS पेपर, कि जो मेन पेपर में हम नहीं पूछ रहे वो हम IBS में पूछ लेंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी important thing to do a comprehensive study of the entire material at least during the first revision. So मतलब at least you know कि ठीक है ऐसा concept exist करता है and ये possibly ये subject में रहेगा, so that you can मतलब थोड़ा तो idea लगे एग्जाम में कि कहाँ से ढूंढना है आपको। And I think practical questions अगर कुछ आते हैं so you should try to attempt on your own at first। मतलब इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कि आप बुक खोल के एज इट इज छाप लो। सो पहले जितना खुद से हो रहा है उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। बुक मतलब प्रैक्टिकल के लिए तो इट्स ओनली फॉर रेफरेंस, बट इफ यू नीड टू रेप्लिकेट सम प्रोविजन एज इट इज, जैसे लॉ या ऑडिट के लिए करना है, देन प्रोबेबली यू कैन डू अ कॉपी पेस्ट इन द एग्जाम। बट अदरवाइज खुद से ही लिखना बेटर है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा वहां पे। राइट। बकुल योर स्ट्रेटजी? तो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मैंने जो की थी बाकी 5 सब्जेक्ट्स में, सो इट रियली हेल्प्ड अ लॉट इन टैकलिंग द IBS, क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे है। जो तेजस ने बोला कि डिटेल इंडेक्स जो कैरी करने वाली चीज है, तो मैं भी उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप उसको मैप भी कर लोगे कि वो चीज मैंने कहाँ पे देखी थी या ICI मैट में वो चीज कहाँ पे थी। फॉर लॉ एंड कॉस्टिंग तो उसके लिए मैंने अपने जो 5 मंथ्स का रिवीजन टाइम था उसमें अराउंड 4 to 5 डेज निकाले थे। उसमें मेरा ये था कि मैं मैप करता था कि ये चैप्टर है तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो ICI के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो चैप्टर के एंड में, तो मैंने उनका एक इंडेक्स बनाया था। तो इंडेक्स कोई रेडीमेड इंडेक्स ना रेफर करके मेरा ये था कि मैं खुद से इंडेक्स बना लेता हूँ। तो अगर मैं खुद से इंडेक्स बना रहा हूँ तो एक बार मैंने वो चीज़ देख भी लिया कि क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है, और ये मेरा एक हैंडमेड इंडेक्स भी तैयार हो गया। सो उसपे उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी, क्योंकि आई थिंक 2 क्वेश्चन अराउंड 5 मार्क्स के मुझे उस इंडेक्स में से मिले थे। सो इट मेक अप टू 10 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 10 मार्क्स मैटर्स अ लॉट। तो बाकी IBS में मेरा भी ये था कि लास्ट के जो 1.5 मंथ्स थे उसमें आई यूज्ड टू सॉल्व 1 केस स्टडी डेली। सो उसके लिए मैं हाफ हाफ आवर का टाइमर लगाता था। हाफ आवर में मेरा ये होता था कि मुझे केस स्टडी पढ़नी है, MCQ सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव उनके आंसर ढूंढने हैं। लिख के प्रैक्टिस ना करने के बजाय मैं वही करता था कि मैंने जो आंसर ढूंढा है और जो ICI मैट में आंसर दिया हुआ है उसमें मतलब वो ठीक है या कितना अप्रोप्रिएट है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते थे उसमें बुक ना रेफर करके वो डायरेक्टली सॉल्व करो,
वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें मेरा ये था कि मैं अगर घर पे ही स्टडी कर मतलब केस स्टडी सॉल्व कर लूँगा, तो क्या-क्या चैलेंजेस वहाँ पे मुझे आने वाले हैं, कैसे मुझे टैकल करना है वो जो पेपर है उसको, तो उसका मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो चैलेंजेस मुझे एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, उनको मैं यहीं पे फेस कर लूँगा और मतलब इट हेल्प द रियली in facing the real exam paper. Got it. Awesome, super detailed and very interesting. Got to learn a lot and मेरे को भी nostalgic feel हो गया कि मैं भी कैसे prepare करता था. Although हमारे टाइम IBS तो नहीं था, but I think I'm lucky कि हमारे टाइम IBS नहीं था, वरना मेरे को भी कोई सूटकेस लेके जाना पड़ता. Asking about your biggest sacrifices in your CA journey one by one. तो तुम्हारे हिसाब से क्या सबसे बड़ा sacrifice किया होगा तुमने in your CA journey? And of course, like that is something which is worth it because you've got all India rank, so you're proud about it. But what is the biggest sacrifice that you have done throughout the journey? I think throughout the journey, एक तो सबसे like I lost the touch with few of my friends. वो चीज़ हुई तो वो मुझे काफ़ी लाइक आई यूज्ड टू फील बैड फॉर इट। मतलब विद आर्टिकलशिप विद स्टडीज़ एवरीथिंग मैनेज करना मेरे लिए एक पॉइंट पे टफ होने लग गया था। एंड देन आई ज़ीरोड इन ऑन दैट आई विल फोकस ऑन वर्क एंड देन स्टडी, बाकी सारी चीज़ साइड में। सो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एंड I won't say it is a much bigger sacrifice, but I felt bad for that part कि मैं थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए फ्रेंड्स को उतना टाइम नहीं दे पा रहा। एंड देन बाकी नॉर्मली स्टडी लीव्स में तो एवरीबॉडी सैक्रिफाइसेस अ लॉट ऑन फैमिली फंक्शंस, थोड़ा गैदरिंग, थोड़ा घूमने जाना। सो वो थोड़ी चीज़ें थी व्हिच आई फेल्ट आई सैक्रिफाइस्ड एंड ऑफ कोर्स एट द एंड इस रिजल्ट के साथ एवरीथिंग फेल्ट वर्थ इट एंड आई एम हैप्पी दैट आई you know gave those extra efforts जिससे कि I was able to secure a rank. Any other sacrifice for you, Tejas, Bakul? I think as all CA students do, social events and फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, ये सब तो सबका सैक्रिफाइस रहता ही है। इसके अलावा आई थिंक मेरा एक था कि आई थिंक लास्ट 1-2 महीने में स्लीप का बहुत सैक्रिफाइस हो गया था। आई यूज्ड टू बी एबल टू गेट ओनली लाइक 6 to 6.5 hours ऑफ स्लीप एंड मेरे को वो मतलब उतना काफी नहीं होता था। सो आई थिंक उसके अलावा ऐसे कोई वेरी मेजर सैक्रिफाइस नहीं था। Bakul? फॉर मी वही था कि आपके फैमिली गैदरिंग्स की जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव से कनेक्शन ऑलमोस्ट कट हो गए हैं। एक सेक्रीफाइस मेरे लिए ये था कि मेरा फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था ड्यूरिंग एंटायर टाइम। घर पे ही रहना ज़्यादातर और आप बैठ के स्टडी कर रहे हो, तो आप फिजिकली ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो इट वाज अ सेक्रीफाइस फॉर मी। कभी तुम लोगों ने ऑफिस बंक किया हुआ है इन ऑर्डर टू अटेंड क्लासेस, या आर्टिकलशिप में व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट यू हैव हैड? So I've I used to be at a client place, तो एक आध दिन कभी तो क्लाइंट जिनसे मुझे काम था ही वाज नॉट देयर, सो लाइक आई वाज वर्किंग एंड साइड बाय साइड मैं लेक्चर्स भी सुन रहा था। सो आई यूज्ड टू डू इट फॉर 1-2 डेज। तो ऐसे इंसिडेंट्स किए मैंने। एंड हमारे ऑफिस में एक मीटिंग रूम हुआ करता था, तो हम जैसे ही 6 बज जाते थे, दो वी हैड वर्क, 1-2 दिन हम ऐसे ही फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी करने ऊपर पहुंच जाते थे। सो वी यूज्ड टू वॉच लेक्चर्स, चिल अ बिट। तो थोड़ा ऐसे किया है, बंक भी किया है ऑफिस में, बट हाँ किसी को पता नहीं चलने देते थे। और रीइंबर्समेंट एक्स्ट्रा मांगे हुए व्हेन यू डिडंट इवन स्पेंड मनी ऑन दैट? नो नहीं, वैसा नहीं किया। इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक इन ईवाई। तो मैंने तो नहीं किया वैसे ट्राई भी। पॉसिबल तो है वैसे, जुगाड़ से तो सब हो जाता है, बट अभी कैमरा के सामने बता नहीं रहे हो ताकि लोगों को पता ना चल जाए सच्चाई क्या नहीं नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया वैसे। है। जस्ट किडिंग। तेजस, योर्स? Yeah, so I hope my manager is not hearing this, but so office में मतलब whenever the manager not used to be around, so हम लोग ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के कुछ मूवी वगैरह लगा लेते थे। तो 1-2 घंटे आराम से ऑफिस में बैठ के हम लोग मूवी देखते थे एंड जनरली वी यूज्ड टू लीव एट अराउंड 6 o'clock और 7 o'clock। तो अब वो दिन तो हम आराम से 4-5 बजे निकल जाके कुछ मतलब ऐसे फन करने चले आते थे, जैसे बॉलिंग वगैरह या कुछ।
सो ऐसे बस छोटी मोटी शरारतें ही किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। बकुल? तो ऑफिस में तो मतलब छोटी मोटी शरारतें तो बहुत की है। उसके अलावा मेरा तो डेली का ये होता था कि कुछ देर काम किया तो एक राउंड मार के आया हो ऑफिस पे, बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको देख के आना, सबके पास 5-10 मिनट बैठ के बात करके आना। तो ये मेरा तो डेली का रूटीन होता था। तो आपके केआरएम में लिखा था क्या, टॉक टू अदर आर्टिकल्स एंड इंश्योर दे आर आल्सो डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली? नहीं मतलब काम करते करते बोर हो जाते थे तो कुछ तो करने को मैं भी चाहिए ये होता करता है। था। मेरे को तो बहुत मजा आता था बाकी लोगों के साथ बात करना, हाँ, देखना क्या लोग कर रहे हैं, ऑल ऑफ हाँ, दैट। क्या कर रहे हैं वो, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको बोल के आना काम करो। करेक्ट, करेक्ट। Or lastly, like just to ask about the advice for all the C aspirants who are going to watch this video. So बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी मतलब उनको डर भी लगता है इन द सेंस कि करिकुलम वास्ट है, अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, इच्छा नहीं होती है सीए कंटिन्यू करने की। व्हाट्स योर piece of advice for them and how can they stay motivated while studying for their exams? I think CA is quite a long journey, like 4.5 years बोलते हैं, but बहुत लंबा है and it teaches a lot of other things. So it is important for everyone who is deciding their paths. I'll start from that phase कि what's your motivation and what interests you. वो decide करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And once you have that motivation, like for me it was my parents. So once you have that motivation, it is important कि फिर उस path पे you work. It's not about कि आप sacrifice ही करो चीज़ें. Like all three of us have studied 12 hours and it's quite manageable that बाकी 1-2 hours we can chip in with the things which we do. So not every time life becomes a sacrifice while doing CA. So advice would be to know your motivation, focus on your goals, live the life in the best manner possible, not be a bookworm, of course, focus on other things and बस advice और यही कहना चाहूँगा कि खुद में बिलीफ रखना, कॉन्फिडेंस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल आई हैव ऑब्जर्व्ड लाइक इवन इन माय ऑफिस एज़ वेल कि द यंग क्राउड दे आर नॉट दैट मच फोकस्ड, दे आर लेस ईगर एंड आई थिंक इट इज़ वेरी एसेंशियल कि वो फोकस मेंटेन रहे एंड डिटर्मिनेशन इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। यस। Tejas, your piece of advice? So I think as CA students, we always tend to measure कि एक सब्जेक्ट कितने घंटे के लेक्चर्स है या कितने पेजेस है बुक्स में, बट आई थिंक you should not treat a subject as just a task. Each subject has its own story and it has a lot to tell you. So be patient with it and give it the time it deserves. And don't restrict yourself to books. Venture beyond books and try exploring a little key. How does the subject connect to the practical world? Because at the end of the day, the goal is not to just clear an exam. You are becoming a professional chartered accountant. So you need to develop your skill set during your articleship journey and during your CA final journey. So don't just restrict yourself to books, try connecting it practically. And I think CA method, the most important thing is consistency. कि आप ठीक है, आप जिस दिन आप मोटिवेटेड हो आप पढ़ाई तो कर लोगे, बट ऐसे हर दिन तो होता नहीं है कि आपको पढ़ने का मन हो रहा है, बट स्टेइंग कंसिस्टेंट इवन ऑन दोज डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नो मैटर व्हाट, डोंट ब्रेक योर फ्लो, बिकॉज एक बार फ्लो टूट जाता है तो फिर आपको इनर्शिया आ जाता है फिर से कि अरे यार वापस अभी कैसे चालू करूँ, कैसे करूँ, गिल्ट हो जाता है वो अलग. सो स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू साइंड अप फॉर इट इन द फर्स्ट प्लेस. Bakul? वो बाकी जो मेरे कलीग्स थे और जो करते जो उनको भी मैं देखता हूँ कि जो सीए कर रहे हैं, तो उसमें मैनी स्टूडेंट्स दे टेंड टू टेक अप द शॉर्टकट्स. तो मैं तो इस चीज का बिलीवर हूँ कि जो अगर सक्सेस चाहिए तो जो बड़ा पाथ होता है, जो हार्ड पाथ होता है, उसी से ही आता है. एक कॉमेडियन है जाकिर खान, कॉमेडियन से ज्यादा वो लाइफ लेसन्स देते हैं. तो उनकी एक लाइन है कि बहुत मेहनत करो, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है. सो मैं उसमें बिलीव करता था. और एट लास्ट भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता में कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा तो लाइफ में मोटो था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स विद ऑल द एफर्ट यू कैन गिव एंड लीव द अनकंट्रोलेबल्स टू गॉड.
ही विल क्या सी इट। बात है! बकुल, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। मतलब अगर आपको जॉब नहीं करना है तो यू कैन आल्सो स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट मोटिवेटिंग पीपल। इसको रखा हुआ है सर मैंने करियर पाथ में। सर्वर मत बुलाओ यार मेरे को अजीब लगता है। मैं भी जो कुशल कुशल ही बुलाओ। नहीं वो आदत है, साथ निकल जाता है बीच में से। नहीं, मैंने अभी तक कुछ ऐसे अ, नहीं किया है कि तुम लोग मेरे को सर बुलाओ। मैंने तुम तीनों को सर बुलाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अब हमने तो इतना बता दिया, आप भी बताओ दैट हाउ हैज योर जर्नी बीन एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड हाउ वेल डज इट पे ऑफ? What made you switch to content creation? Like, यहाँ पे मेरा पॉडकास्ट हो रहा है क्या? तुम लोग पॉडकास्टर बन गए हो। सो I'll answer both the questions. So I'll tell you. So content creation की journey so far has been more than amazing, and I really enjoy doing this. And I shoot around 5 to 6 podcasts every week. This is the studio where I am at right now, and have a small team of 13 people who's helping me with all the content and managing the social media, etc., editing, shooting, and all. And paying off well, I think इसमें ऐसा होता है कि once you scale up, right? So there are a lot of ways of making money. For example, you can charge for a 1 hour corporate talk show, 1 hour college event, which is inviting you as a speaker. You can charge for making videos for a particular brand and selling those intellectual property rights of that video to another brand. Third is, if your podcast grows well, you can get a title sponsor for the podcast, and then that can be, you just have to attach the logo and you just have to talk about the sponsor for a minute or for half a minute, etc. Other ways of monetization are, you can also get into ad shoots. For example, there are brands which come and they say that, Kushal, we want you to be the actor of the brand, we want you to be the face of the brand. So there's a 1 day shoot that happens and you can charge for that. You can charge for brand sponsorships on Instagram, YouTube, LinkedIn वगैरह, तो वो उसके भी charges होते हैं. तो that's like a good money. A person with 1 million subscribers on YouTube can make anywhere between 10 to 12 lakhs a month or 15 lakhs a month, I think, including all the Google AdSense का, YouTube का revenue, plus all the brand sponsorships that they are getting. Again, it depends कौन से niche में, finance है, fashion है, lifestyle है, beauty है, health है, etc. But finance में सबसे ज़्यादा पैसा होता है. But Mukund, sorry, to answer your question, so आपने you asked आपने कैसे switch किया, right? कैसे? right. सो माय पॉइंट वाज कि जून 2022 में जब मैंने छोड़ा जॉब, तो मेरे को ऐसे था कि आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच इज एडिंग मोर इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट टू द ऑडियंस. सेकंड, आई वाज मेकिंग मोर मनी इन कंटेंट एज कंपेयर्ड टू द सैलरी आई वाज गेटिंग अराउंड 25 lakhs पर एनम एट दैट टाइम. एंड मेरे को ऐसा था कि अगर मैं 5% ऑफ माई टाइम दे रहा हूँ और इसमें इसमें पैसा कमा पा रहा हूँ, तो ज़्यादा दिया तो इसको मैं डबल ट्रिपल भी कर सकता हूँ ओवर द नेक्स्ट 1-2 years, एक्सेट्रा. तो वो पॉइंट था. एंड देन आई वाज आल्सो लाइक कि मेरे को मज़ा आ रहा है ये करने में. आई एम गेटिंग टू मीट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री. सो over the last 4 years, we have shot 275 podcasts, and I think all these 275 people are phenomenal, like best in the industry. So एक selfish motive भी है, to be honest, कि मेरे को भी best लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है. So that's how it started, and I think that's how it is going right now. Great. तुम लोग Really great. तुम लोग भी कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हो. तुम लोग भी सोच सकते हो कि क्रिएटर बनना है. बट आई थिंक आई फॉरगॉट टू आस्क वन थिंग टू यू. सो टेस्ट सीरीज का क्या तुम लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह की थी अप्लाई, या कोई अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज है मार्केट में जिसके थ्रू पीपल कैन प्रैक्टिस फॉर मॉक्स एंड ऑल? Mukund, you are going first. हाँ ठीक है, I'll go. तो मैंने तो जो IDT के फैकल्टी थे उनके ही एक टेस्ट सीरीज लिया था, एंड मुझे उसी में आई वाज सेटिस्फाइड कि हो जाएगा मैनेज, सो आई डिडंट गो फॉर फर्दर वन. गॉट इट. So I had taken this test series from AIR1CA Career Institute, that is Ajay and Atul Agarwal's institute. So मैंने 2 test series ली थी उनकी. I think correction and all is also pretty good. I used to get like plus or minus 5 marks as compared to my self correction. So अच्छा है, ले सकते हैं. ओके. बकुल? मैंने सीए टेस्ट सीरीज से ली थी टेस्ट सीरीज. उनके मुझे टेस्ट पेपर्स काफी अच्छे लगे थे, जो डिफिकल्टी लेवल जो होता था, तो अच्छा डिफिकल्टी लेवल होता था. तो अगर किसी को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो उसके लिए वो काफी अच्छा था. और अगर किसी को ऐसा है कि भाई बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, तो उनको मैं रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इतना डिफिकल्टी लेवल देख के कॉन्फिडेंस डाउन भी हो जाता है. उनका इवेल्युएशन मैं बोलूंगा कि इतना अप टू द मार्क नहीं था, बट क्योंकि मैं इवेल्युएट खुद कर लेता था और टेस्ट पेपर्स अच्छे मिल रहे थे, सो
it was great doing that test series. ऐसे कौन से 2 या 3 यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप रिकमेंड करोगे कि देखने ही चाहिए बिफोर द मे बी एग्जाम्स या बिफोर द प्रिपरेटरी लीव, जिसके थ्रू मतलब सीए क्लियर हो ही जाएगा? As such, I wouldn't recommend इतना, मतलब मैं तो I used YouTube for watching something off, तो मतलब CA के लिए तो specifically I don't have anything in mind. समथिंग ऑफ मतलब क्या देखते थे आप यूट्यूब में? मतलब जैसे TMKOC, Cricket Australia, so they post some good cricket content. So I used to watch that. WWE, I used to watch that. तो वो वही देखता था, मतलब CA related तो I've never seen ऐसे on YouTube. ओके, तेजस? I used to generally just follow my professors on YouTube. ऐसे उसके अलावा I didn't used to मतलब refer any other YouTube channels except one. गॉट इट। बकुल? यूट्यूब मैं भी मतलब सीए रिलेटेड कंटेंट के लिए तो नहीं रेफर करता था। ऑफ टॉपिक देखना, कुछ एंजॉयमेंट के लिए देखना, क्योंकि इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया हैंडल मैं यूज़ नहीं करता था। तो यूट्यूब वाज द ओनली प्लेटफॉर्म कि मैं वहाँ पे कुछ देख सकूँ, थोड़ा टाइम निकाल सकूँ, तो उसके लिए भी यूज़ करता था मैं और यूट्यूब को। मेमोराइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक हैक्स यूज किए थे कि कोई सेक्शन नंबर मेमोराइज करना है या अगर कुछ चीजें मेमोराइज करनी तो कैसे करते थे? तो मेरा एक हैबिट था कि आई यूज टू वॉक अ लॉट, मतलब इन माय रूम। सो मुझे मेमोराइज करने के लिए वो जो एनर्जी या वो फ्लो चाहिए, वो वॉकिंग से मिलता था। तो मतलब हाफ ऑफ माय डे वेंट ऐसे चलते चलते एंड वैसे होता था। बाकी तो मैं आई बिलीव लेस इन निमोनिक्स और समथिंग, सो वो मैं बहुत कम रेफर करता था। सो दैट वाज माय हैक, दैट आई यूज टू वॉक अ लॉट एंड उससे मेरा फ्लो बनता था। My only फंडा was visual memory always. So मतलब मैं तो वही बिलीव करता था कि अगर बार बार मैं एक ही पेज को देखूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा। तो ऐसे मतलब मैंने अलग से सेक्शन नंबर वगैरह तो याद करने के लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाया था, बट फ्लो में वो हो जाता था। सेम तेजस वाला कि मैं भी जब 2-4 बार आपने देखा चीज़ को तो वो याद हो जाता था। आँख बंद करके उस चीज़ को रिमेंबर करना कि मैंने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। तो निमोनिक्स वगैरह भी मैं रेफर नहीं करता था ज़्यादा, और ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स की सेक्शन के लिए। सेक्शन नंबर वगैरह के लिए तो मैं, क्योंकि सेक्शन नंबर के हिसाब से जो प्रोविज़न्स है उनको पढ़ता था, तो उससे सेक्शन नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाते थे। गॉट इट, फेयर, कूल, सुपर इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू, मुकुंद से ही स्टार्ट करेंगे वापस। तो तुम्हारे तीनों के तुम्हारे सीए जर्नी में गर्लफ्रेंड्स के साथ कितनी बार लड़ाई हुई थी और कैसे तुम लोगों ने टैकल किया था? हाँ, नो गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर हुई है लड़ाई। I have no girlfriends as such. हाँ। Obviously can't be spoken on camera. मतलब है। सही है। तेजस, बकुल? I think CA doesn't leave us enough time to enjoy all that, but definitely after CA, I will. Now that I have more time, I think I will try. ऐसा कुछ नहीं होता है। सीए बनने के बाद टाइम मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गलत फहमी हो अगर तुमको लग रहा है कि टाइम बहुत मिलेगा एंड ऑल। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है सीए बनने के बाद और ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हो। एंड इफ यू गेट इनटू लाइक, बिकॉज यू गाइज आर रैंकर्स, आई एम श्योर यू गाइज वुड वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी एंड ऑल, तो उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बकुल, बकुल भाई की तो होगी यार, बकुल भाई ने तो नहीं, वो तो देख के ही लग रहा गर्लफ्रेंड वगैरह का तो कोई सीन नहीं था। है। बकुल भाई ने बस में पटाई होगी। बस हाँ, एक्चुअली बराबर। बस में जाते जाते 1.5 घंटा बस में नहीं नहीं, आना आना, फिर इसलिए इसलिए 1.5 घंटा जाते थे, नहीं तो नहीं, जाते। बस में मेरा दोस्त होता था साथ में, बड़ी, तो हम दोनों का ही चलता था। तो उसकी भी तो होगी। नहीं, उसकी भी नहीं थी, दोनों साथ में सिंगल जाते थे। चलो सही है। कैमरा में तो तुम लोग नहीं बोलोगे, मम्मी पापा भी देखेंगे ये वाला वीडियो तुम्हारा, बट ठीक नहीं नहीं, ऑफ कैमरा भी नहीं थी। है। चलो, अमेजिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा आया तुम तीनों से बात करके। आई फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट माय सीए जर्नी एंड आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू गेट अ lot of value from this video because you have shared everything in detail
And pardon me if I asked a lot of questions, but I think I really enjoyed the conversation. Thank you so much once again, and wish you all the best. May you achieve all your dreams, and may you get the job that you want in BCG, McKinsey, Bain, or Goldman Sachs, JP Morgan, or wherever you want. Thank you so much once again. Thank you very much. Thanks a Thank lot, you. Kushan. Thank you, Kushal. Thanks. Cool, guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.